हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से मिल रहे हैं एक डिस्कशन के लिए विच इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपका यहाँ पर डिस्कशन अभी चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अरेंजमेंट्स के ऊपर, जो बेसिकली परम्यूटेशन का ही मतलब होता है। परम्यूटेशन मतलब आपको अरेंज कितने तरीके से करते आ रहे हैं किसी चीज को, उसका डिस्कशन अभी हमने यहाँ पे किया है। उसका भी पार्ट 1 ही बस कंप्लीट हुआ है। आज फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे एंड उसका भी पार्ट 1 ही डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न कि एक वीडियो के अंदर उसको कंप्रेस करना मुश्किल है। एकदम से कंप्रेस करेंगे तो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है ना, वो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि उसको यहाँ पे जस्टिफाई कर पाएगी कि आप एक साथ इतनी सारी चीजें याद रख पाओ, राइट। सो लेट अस डू दैट पीस बाय पीस। हम यहाँ पे आपके साथ में मल्टीपल वीडियोस इसलिए कर रहे हैं ताकि हर एक वीडियो में आपको पता हो कि क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, राइट। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपका जो डिस्कशन है उसमें हम जो कॉम्बिनेशन का बात करते हैं दैट इज अबाउट सिलेक्शन। आपको बहुत बार बोला जाता है कि आपके इसमें यहाँ पे इतने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो, और ये सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है वो यहाँ पर जो है आपका मेन सवाल होता है, राइट। सो वो कैसे करते हैं इसके ऊपर हमारा आज को पूरा यहाँ पर डिस्कशन होगा एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स निकलना स्टार्ट होते हैं। एंड देन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम यहाँ पे दोनों को मिक्स भी करेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर आपको सिलेक्शन भी करना है और सिलेक्शन के बाद में फिर अरेंजमेंट भी करना है। ये सारी बातें भी आपको धीरे धीरे अब सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन चलिए शुरू करते हैं सबसे बेस आइडिया से कि अगर मेरे पास में n डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से अगर मुझे r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूं, ये हम सीखना चाहते हैं। एंड उसके लिए एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो यहां पर आपको दिया हुआ है। दो यहां पर स्टेटमेंट्स हैं, दोनों के आंसर्स हम निकाल के देखते हैं कि दोनों के आंसर्स में क्या डिफरेंस आने वाला है, राइट। क्योंकि आपके यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो काफी छोटी है। 3 आपके उसमें यहाँ पर जो है ना 3 आपके डिस्टिंक्ट फ्रूट्स अवेलेबल हैं और आपको उनमें से 2 फ्रूट्स को या तो अरेंज करना है या फिर सिलेक्ट करना है, राइट। सो लेट अस सी कि व्हाट हैपेंस। क्योंकि आपका जो पहला वाला यहाँ पर डिस्कशन है वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अरेंजमेंट वाला। आई होप सभी बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है। सो वी नो कि हाउ इज दिस स्टेटमेंट गोइंग टू गिव अस अवर आंसर, कि भाई 3 अवेलेबल हैं और 2 को अरेंज करना है, तो इसलिए तो हमने एनपीआर नाम का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। सो क्योंकि 3 है, 2 को अरेंज करना है, सो 3p2 बेसिकली बिकम्स अवर रिजल्ट। एंड पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यहीं से आ गया है, राइट। सो कितना आएगा यहाँ पे 3p2 का आंसर? ये फॉर्मूला हमने किया था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को करते हैं। मतलब ये 3 फैक्टोरियल तो आपकी वैल्यू आ जाती है 6 के बराबर। नीचे आएगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 के बराबर, मतलब 6 ओवरऑल आपका यहाँ पे आंसर बनना चाहिए, राइट। सो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर 6 के बराबर है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज कि यार ये एक्जैक्टली कौन से 6 आपके पॉसिबिलिटीज हैं। सो लेट अस से मेरे पास में यहाँ पे क्या है, मेरे पास में यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो ABC नाम के ऐसा मान के हम इन 6 केसेस को लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। क्या है मेरे पास में यहाँ पे फ्रूट्स के नाम ABC, ये 3 फ्रूट्स मेरे पास में है जिनको मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। तो अगर मैं ABC को अरेंज करना चाहता हूं तो देखो 2 का ही अरेंजमेंट चाहिए। सो 2 का ही अरेंजमेंट चाहिए तो आप A और B को अरेंज कर सकते हो 2 तरीके से, AB या फिर BA। फिर आप या तो पिक कर सकते हो B और C को और उसको अरेंज कर सकते हो BC या फिर CA। क्योंकि अरेंज करना है तो यहां पर ये दोनों चीजें आपकी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सॉरी, यहां पर क्या आएगा BC या फिर CB। एंड ऐसे ही आप यहां पर बोल सकते हो कि आपके इसमें या तो हो सकता है कि आपने CA को किया है एंड उसको फिर AC के तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हो। तो ये जो आपने अभी यहां पे लिख दिया है AB BC CA एंड देन ऑल्सो द रिवर्स ऑफ दैट, ये एग्जैक्टली वही 6 केसेस है जिनको काउंट करके हम यहां पे बैठे हैं। इज दैट फाइन? अगर आप एकदम ओपन करके लिखना चाहो देन दीज आर द 6 केसेस, ऑलराइट। सो अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, अब आप यहां पर बेसिकली अपने सेकंड सिनेरियो को थोड़ा सा आज, क्योंकि हमारा नया डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से एक बार सोचने की कोशिश करो कि यार मुझे अब ना केवल सिलेक्शन ही करना है। मेरे पास में जो यहाँ पे फ्रूट्स है ABC ही है, लेकिन मुझे केवल सिलेक्ट करना है, उसके आगे मुझे कुछ बोला नहीं है अरेंज करने के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा 2 चाहिए ना, तो A और B लेने का मन है मेरा, तो मैं A और B ले लेता हूं। सो दिस डेफिनेटली इज वन ऑफ द सिनेरियोज। ऐसे आप यहां पर बोल सकते हो कि नहीं मेरा मन है मैं B और C लेता हूं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनेरियोज। या फिर आप बोल सकते हो कि मैं C और A को लेके, है ना, आज खुश रहूंगा, है ना, दीज आर द फ्रूट्स दैट आई वांट टू सिलेक्ट। सो हमने क्या किया यहां पर, बेसिकली हमने उन तीनों चीजों को ले लिया है जो डिस्टिंक्ट है यहां पे सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उनको फर्दर अरेंज नहीं किया है ना। देखो AB BC और CA यहां पर भी है, AB BC और CA यहां पर भी है, बट वी डोंट वांट टू इंक्लूड BA CB एंड AC इन अवर डिस्कशन। क्योंकि उनको अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूं तो वो भी तो सिलेक्शन सेम ही कहे जाएंगे। आपने AB को सिलेक्ट किया हो चाहे आपने BA को सिलेक्ट किया हो, आपके पास में है तो A और B ही। वैसे ही आपने BC को सिलेक्ट किया हो चाहे आपने CB को सिलेक्ट किया, अलग अलग थोड़ी है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
सो आपको यहां पर पता चलता है कि क्योंकि आपने यहां पे सारे ही पॉसिबिलिटीज लिख दिए हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो देखो पता चल गया है कि हाउ मेनी वेज कैन 2 फ्रूट्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 3 अवेलेबल डिस्टिंक्ट फ्रूट्स। तो इसका आंसर तो देखो 3 के बराबर आना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई एंड रिलेट कि पहले जो हुआ था और अब जो यहां पर आपका आंसर आया उसमें डिफरेंस क्या है। तो एक चीज तो ये क्लियरली नजर आ रही है कि हमने इनको हाफ कर दिया है ना। ऑब्वियसली हाफ क्यों कर दिया, हाफ कर दिया, ऊपर वाला ले लिया, नीचे वाला नहीं लिया, ठीक है ना। सो हाफ करने से यहां पर हमारा काम बन रहा है, राइट। किस चीज को हाफ करने से काम बन रहा है, 6 को हाफ करने से काम बन रहा है। अब हम रिवर्स में जा रहे हैं, हम न्यूमेरिक वैल्यू से एक्चुअली फॉर्मूले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज हाउ वी डेवलप द इंट्यूजन इन केस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर, ठीक है ना। क्या अरे 6 कहां से आया था, 6 तो यहां से आया था, ये आपका 3p2 है, राइट। क्या है ये 3p2 के बराबर था। और ये जो 2 है, ये 2 आखिर आया क्यों, क्योंकि हमने अरेंजमेंट्स जो थे उनको यहां पर बोला कि नहीं करने की जरूरत है, मुझे केवल सिलेक्शन ही करना है, उसके बाद में बस ए और बी है, मुझे उसको ए बी और बी अलग अलग काउंट नहीं करना है। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि यार ये जो नीचे 2 आया है ना, ये एक्चुअली 2 नहीं है, ये 2 फैक्टोरियल का वैल्यू है। क्योंकि आप ये कहते हो कि दो चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, n फैक्टोरियल। वैसे ही दो चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डोंट वांट। हम इनके अरेंजमेंट को यहां पर जो है डिस्कशन में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट विथ 2 फैक्टोरियल। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहां पे 3p2 वाला जो वैल्यू निकाला है हमने, उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ बेसिकली आवर आंसर इज बीइंग जनरेटेड, अगर मैं फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो, राइट। सो आपको समझ में आया, बेसिकली जो अरेंजमेंट का ऑलरेडी हमारे पास में फॉर्मूला है, उसको आपको फर्दर किस फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, जितना भी आपका लोअर इंडेक्स यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, मतलब r, उतने r फैक्टोरियल से आपको फर्दर डिवाइड करना है टू गेट द करेक्ट आंसर फॉर सिलेक्शन। समझे क्या। तो इस चीज को अगर आप यहां पे इन जनरल लिखने की बात करो तो क्या होगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो आप बोलते हो कि अच्छा ठीक है, पहले तो अरेंजमेंट के फॉर्मूले के बारे में अगर सोचते हैं तो यहां पे npr था, फिर अरेंज इन r ऑब्जेक्ट्स को करना ही नहीं था, तो आप r फैक्टोरियल से फर्दर डिवाइड करना चाह रहे हो। एंड अब ये जो भी कुछ आया है, हम इसी चीज को क्या करना चाहते हैं, एक नया नाम देना चाहते हैं। सो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन बेसिकली अरेंजमेंट पे था, जिसका मतलब होता है परम्यूटेशन, तो इसलिए वहां पे p आपके यहां पे सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ है। आज हम जो कर रहे हैं दैट इज सिलेक्शन, जिसका दूसरा नाम है कॉम्बिनेशन, इसलिए हम यहां पे c नोटेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। और c नोटेशन जो है उसके साथ भी यहां पर ये चीजें मेंशन करना जरूरी है कि आपने कितने ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन सोचा और कितने ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन सोचा, ठीक है ना। सो अगर आप n में से r का सिलेक्शन करना चाहते हैं, देन दिस इज द नोटेशन दैट वी यूजुअली राइट, विच इज NCR। और NCR का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, NPR अपॉन r फैक्टोरियल। लेकिन हर बार NPR क्यों लिखेंगे, हम NPR के फॉर्मूले को ही यहां पे डाल देते हैं, तो वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और फर्दर आप यहां पे r फैक्टोरियल है ना ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर चुके हैं। सो दिस एक्चुअली बिकम्स द फॉर्मूला फॉर NCR। क्या है ये फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये आगे चल के हम बाइनोमियल चैप्टर में भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो अगर आपने यहां पे NCR को समझना है फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हो गया है ना कि NCR जो है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। n में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के आपके तरीके अब ये डायरेक्टली आपको निकाल के देने वाला है, ठीक है ना। सो अगर आप यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहते हो NCR का वैल्यू, तो आपके यहाँ पर आंसर कैसे आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली 3c2 के बराबर। आपका आंसर आ जाएगा 3c2 के बराबर। तो 3c2 का वैल्यू कितना निकलेगा, 3c2 का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, एंड उसके साथ में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, विच इज बेसिकली 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया आंसर। तो उस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके इसमें आएगा, अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अब नहीं है टेंशन लेने की जरूरत, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इनिशियल डिस्कशन है उसमें एक इंट्यूशन डेवलप कर लिया है कि यार ये बेसिकली एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल नीचे क्यों आता है। ओके, अब इसको फॉर्मूले की तरह हम इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। अब आप यहां पे एक चीज और यहां पे ध्यान रखो बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, कि आपका जो NCR है उसकी वर्किंग काफी स्पेशल है। NCR की जो वर्किंग है, हालांकि यहां पर कुछ बच्चों ने अगर बाइनोमियल पहले पढ़ा हुआ होता है तो उनको ये चीज पता होती है, क्योंकि कई बार हम वहां पे इस चीज का इस्तेमाल करते हैं इस प्रॉपर्टी का। लेकिन अगर आप पहली बार NCR का एक्सप्रेशन देख रहे हो इन दिस डिस्कशन, जहां पे P&C आप पढ़ रहे हो, तो एक चीज यहां पे पता करना डेफिनेटली जरूरी है, विच इज कि आपके पास में जो NCR का वैल्यू आता है और जो NCN-R का वैल्यू आता है, ये दोनों बराबर निकल कर आते हैं हमेशा।
क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो खुद ही n माइनस आर और r दोनों वाले टर्म्स इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक है ना। तो आप करके देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए तो, कि क्या करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। आप एक बार NCR का फॉर्मुला तो इनफैक्ट जानते ही, तो इसको क्या ओपन करें, है ना। आप तो NC n माइनस आर को एक बार ओपन करके देखो। NC n माइनस आर का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल तो ऊपर आएगा ही आएगा, है ना। फॉर्मूले के अंदर मुझे चीजें डालनी है। अब हमने क्या कर दिया, लोअर इंडेक्स की जगह n माइनस आर लिखा हुआ है, सो लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल यहां आ जाएगा। लोअर इंडेक्स जो भी है उसका फैक्टोरियल यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, तो उसको भी लिख देते हैं। और ये जो पहला वाला आपका ब्रैकेट है उसके अंदर अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर का डिफरेंस लेके फिर फैक्टोरियल, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका n और n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हो फॉर्मूला वो क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ पे हमने r फैक्टोरियल बाद में लिखा है, यहाँ पे r फैक्टोरियल पहले लिख दिया, लेकिन वैल्यू तो वही कैलकुलेट होके आई है ना, वैल्यू तो आपकी वही कैलकुलेट होके आई है। इसलिए NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये इसलिए भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कई बार हम इसको बड़े जल्दबाजी में अप्लाई कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने यहाँ पे इतने बढ़िया वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया है, राइट। क्यों करना पड़ता है ना। अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड, हाँ ये तो हमने फॉर्मूले देख लिए। लेट्स कम टू दिस कि कैलकुलेट आप यहाँ पे बेसिकली NCR को, है ना, जब करते हो तो जल्दी कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r, फिर से अगर आपको चाहिए एक बार देख लो। NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने r की जगह NCR जब रिप्लेस किया तो फिर से वही वैल्यू बन गई जो NCR की बन रही थी, ठीक है ना। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन जो NCR का होगा, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन में होने वाला है, तो इसका जो प्रोसेस है कैलकुलेट करने का वो पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो सवाल आपका यहाँ पर आ सकता है, लेटेस्ट से मैंने आपको बोला कि आप 9C2, है ना, आपको जरूरत पड़ रही है क्वेश्चन में कि आप 9C2 का कैलकुलेशन करो। सो 9C2 का कैलकुलेशन आइडियली अगर आप फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हो तो आ ही जाएगा, मतलब कोई मना नहीं कर रहा। 9 फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दैट फैक्टोरियल इज 7 फैक्टोरियल एंड दिस फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल। समझे ना। नीचे दो चीजें आती हैं, एक तो डायरेक्टली लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल आता है r फैक्टोरियल, और एक अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल आता है, ठीक है ना। तो यहां पर इस चीज को हमने क्या किया है, 7 फैक्टोरियल, इसलिए यहां पे डिफरेंस को यहां पे इनकॉर्पोरेट किया है। तो अब आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे बेसिकली 9 फैक्टोरियल को रिड्यूसिंग फॉर्मेट में 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ऐसा बोल सकते हो, रादर देन गोइंग अप टू 1। हमने क्या बोला कि यार आगे के जो वैल्यूज हैं 9 और 8 तो मैंने अलग कर दिए, लेकिन 7 से लेके 1 तक का जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है उसको 7 फैक्टोरियल तो बोल ही सकता था मैं। तो हमने उस एंटिटी को 7 फैक्टोरियल इसलिए बोला क्योंकि नीचे ऑलरेडी दिख रहा है जिसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, ताकि आपको यहाँ पर बची हुई कैलकुलेशन इजीली करते आ जाए। तो हमारा इसका मतलब आंसर क्या निकलने वाला है, 9 इंटू 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल से आपका आंसर निकलने वाला है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू बी अवर फर्स्ट स्टेप रादर देन राइटिंग दीज 2 स्टेप्स। थोड़ा सा जल्दी हो जाता है कैलकुलेशन इससे, राइट। तो ये 2 स्टेप्स बेसिकली आपकी स्किप करने के लिए आपको बेसिकली एनसीआर को किस नजर से देखना पड़ेगा, कि अगर तो देखो यहां पर ध्यान से आपके पास में 9C2 है तो नीचे तो आपको 2 फैक्टोरियल लिखना ही है, लेकिन ऊपर जो आप यहां पे लिख रहे हो वो क्या चीज है, ऊपर जो आप यहां पे लिख रहे हो बेसिकली अपर इंडेक्स से स्टार्ट करोगे और कितने टर्म्स लिखना है आपको कम करते करते, जितने भी बेसिकली आर का वैल्यू है उतने टर्म्स आपको लिखना है। तो आर का वैल्यू क्योंकि 2 है इसलिए यहां पर आपने कम करते करते 2 टर्म्स लिखे हैं बस, 9 और 8। और ये अगर आप करना सीख जाते हो तो आपका एनसीआर काफी जल्दी कैलकुलेट होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ, लेट अस से अगर मैं आपको बोलता हूं कि कैलकुलेट करके बताओ 7C3, ठीक है ना, तो 7C3 कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 7C3 मैंने आपको बोला है कैलकुलेट करने के लिए, तो इस लॉजिक को अगर मैं यूज करता हूं तो नीचे तो 3 फैक्टोरियल में लिखूंगा ही, राइट, लेकिन ऊपर क्या लिखूंगा, 7 से स्टार्ट करके 3 टर्म्स लिखूंगा आपकी बार। जितना भी यहां पे आपको लोअर इंडेक्स होता है उतने टर्म्स आपको लिखने होते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा 7, 6 एंड 5, क्योंकि रिड्यूसिंग ऑर्डर में आपको यहां पे टर्म्स लिखने होंगे, राइट। सो यहां से क्या होगा 3 फैक्टोरियल और 6 क्योंकि सेम वैल्यू है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड इस वजह से आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल करके 35 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करने से हम थोड़े अपने कैलकुलेशंस को जल्दी यहां पे खत्म कर पाते हैं, राइट ना। बहुत बार ऐसा भी होगा, ये सारी चीजें क्योंकि होंगी इसलिए मैं पहले बता देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है ना। सो दिस माइट फील लाइक स्पून फीडिंग बट बेटर टू हैव दिस नॉलेज बिफोर हैंड, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको हो सकता है कि एक्सपीरियंस करने के लिए कम से कम, है ना, 50 सवाल बाद ये रियलाइज हो कि अच्छा इस तरीके से कैलकुलेशन हो सकती है। बता दिया तो पहले क्वेश्चन से आप वो काम कर पाओगे, ठीक है। सो आपके यहाँ पर जो आइडिया है दैट इज टू समहाउ
ऑल्सो गेट द आंसर ऑफ लेट अस से 9C6। अब 9C6 अगर मैं यहां पे लिखता हूं और इस लॉजिक को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो नीचे आपका 6 फैक्टोरियल आएगा और ऊपर आपको 6 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। तो ये तो वैसे भी काफी बड़ा हो गया, ये जो बेसिकली बना है तो काफी बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, तो कोई बहुत ज्यादा फायदे की फीलिंग नहीं आ रही है जो बेसिकली यहां पर आपको आ रही थी। तो यहां आप क्या बोल सकते हो कि अभी अभी हमने देखा है कि NCR इज इक्वल टू NC(n-r) होता है। जब भी आपका लोअर इंडेक्स बड़ा होता है ना, और आपके अपर इंडेक्स के काफी नजदीक होता है, तो हम चाह रहे होते हैं कि यार इसको हम बेसिकली चेंज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। सो 9C6 को मैं यहां पर बोल सकता हूं कि NC(n-r) करते से ही ये 9C3 के भी बराबर है। 9C6 और 9C3 बराबर हैं एक दूसरे के। फॉर्मूले अगर आप अभी भी डाल के देखना चाहो, अगर आपने पहली बार ये सारी चीजें देखी हैं तो आप डाल के देखो, सेम आंसर आएगा, ठीक है ना, फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन हम फॉर्मूला लगाने नहीं चाहते, हम तो यहाँ पर ये जो बेसिकली वर्जन है, रिड्यूस्ड वर्जन है, उसको लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि 9C3 का मतलब क्या हो जाएगा कि नीचे तो आपको 3 फैक्टोरियल लिखना है और ऊपर आपको 9 से रिड्यूस डाउन करते करते 3 टर्म्स लिखनी है। बढ़िया है, राइट। सो आपने यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 फैक्टोरियल आपका क्या होता है, ये भी आप डायरेक्टली अब लिखने की कोशिश करो। 3 फैक्टोरियल आप यहाँ पे 3 × 2 लिखो, राइट। सो आपका कैंसिलेशन में क्या क्या जाएगा, कैंसिलेशन में आपके इसमें यहाँ पे ये चला जाएगा तो आपको 3 मिलेगा, ये चला जाएगा तो आपको यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है ना। सो 12 and 84 इस क्वेश्चन में फिर आपका फाइनल आंसर बन जाता है। डन। सो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन हमेशा करने वाले हो। थोड़ा सा और यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट कर ही देते हैं, इतना अगर कर दिया है तो, विच इज यू कैन ऑलवेज रिमेंबर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ NCR, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी होती है विच इज NC0। n का अपर इंडेक्स का वैल्यू चाहे जो हो जाए, अगर आपका नीचे लोअर इंडेक्स में अगर 0 लिखा हुआ है सो ओवरऑल आंसर आपको यहाँ पर 1 के बराबर आएगा। एंड क्योंकि NCR इज इक्वल टू NC(n-r) होता है तो आप यहाँ पे फिर से बोल सकते हैं कि NC(n) का वैल्यू भी कितना होगा, 1 के ही बराबर होगा। n ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको दे दिए और आपको बोला है कि एक भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी का भी सिलेक्शन मत करो, तो आप ऐसे ही खड़े रह जाओगे बस। दैट इज द ओनली वे कि किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो खड़े रहो बस, ठीक है ना। और तो एक इसलिए आंसर आ रहा है, मतलब प्रैक्टिकली भी यहाँ पर 1 ही आंसर आना चाहिए, राइट। और NCN अगर कोई बोल रहा है तो मैंने आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और बोला है कि n का सिलेक्शन करो, तो आप पूरा बैग ही उठा के ले आओगे ना, समझे। तो एक ही तरीका है उसका, एक ही तरीका है। तो NCN अगर आप कैलकुलेट भी करते हो तो भी फॉर्मूले से आपको 1 ही मिलता है, राइट। अगेन यू नोटिस कि NCR इज इक्वल टू NCN(n-r) भी यहाँ पर एक्चुअली ट्रू है, ऑलराइट। अच्छा, और क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक और फॉर्मूला आप काफी बार इस्तेमाल करोगे विच विल बी फॉर NC1। NC1 मतलब क्या है कि आपको किसी एक का सिलेक्शन करना है, तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको n वैल्यू मिलेगी विच इज ऑब्वियसली द करेक्ट वैल्यू। वैसे भी आप सोच के देखो, लाइन से कुछ यहाँ पे n चीजें पड़ी हुई है, मैंने आपको बोला कि एक को उठाओ, एक को उठाओ तो आपके इसमें n चॉइसेस हैं, तो n आंसर आएगा, ठीक है ना। सो लेकिन क्या है कि हमें यहाँ पे इस तरीके से सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। NC1 देखते से आपको यहाँ पर जो है n आंसर बताते आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सो इफ यू बेसिकली कीप दीज वैल्यूज इन माइंड, इफ यू बेसिकली अंडरस्टैंड कि कैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना जो है वैल्यू NCR का निकाल सकता हूँ, एंड जरूरत पड़ने पे आप यहाँ पे अगर NCR इज इक्वल टू NC(n-r) यूज कर सकते हो, देन दिस इज डिसेंट इनफ नॉलेज टू स्टार्ट विद अवर क्वेश्चंस, ऑलराइट। चलिए क्वेश्चंस का यहाँ पर जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो एक कमिटी वाले क्वेश्चन, टीम वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस है, जो हम यहाँ पे आज सीख रहे हैं ना, उसके अंदर ये वाला पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम कुछ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ यहाँ पर थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे आज के ही वीडियो में। तो होने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये सबसे फेमस है, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। सो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, एक टीम आपको क्रिएट करके बतानी है। आपके पास में 6 बॉयज हैं, लेकिन सिलेक्ट आपको केवल 4 बॉयज को ही करना है, एंड आपके पास में 5 गर्ल्स हैं, लेकिन सिलेक्ट आपको केवल 4 गर्ल्स ही करना है, राइट। सो ऑब्वियसली ये प्रोसेस आप 2 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इमेजिन करो कि भाई कोई स्कूल में कंपटीशन है, ठीक है ना, तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, फिर आपके टीचर आते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है यार मुझे 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, पहले बॉयज़ के 4 सिलेक्ट कर लेगा, फिर 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना, एंड देन फिर आपका वो काम कंप्लीट हो गया, है ना, सिलेक्शन वाला। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, और हमें यहाँ पे अब क्लियरली दिख रहा है कि हम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। हम 6 डिस्टिंक्ट बोलना जरूरी नहीं है ना, अगर बॉयज़ गर्ल्स या किसी भी इंसान की बात चल रही तो वो डिस्टिंक्ट ही होते हैं, राइट। लेकिन अगर फ्रूट्स की बात चल रही है तो फ्रूट्स हम बताएंगे कि यार
दो फ्रूट्स आपने मुझे दोनों के दोनों मैंगो दिए हैं या एक मैंगो एक बनाना दिया है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो वहां पे डिस्टिंक्ट बोलना जरूरी होता है, राइट। या मैंने आपको केवल बॉल दी है ना, कई सारी, तो बॉल्स में डिफरेंट कलर है, डिफरेंट साइजेस है, डिफरेंट वेट है, तो डिफरेंट वहां पे बोलना जरूरी हो सकता है, क्योंकि होने के लिए तो लाइक बॉल्स भी हो सकती हैं सारी की सारी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे लोगों का डिस्कशन जब भी आता है, जब भी कमिटी का क्रिएशन या फिर टीम का क्रिएशन होता है, तो डिस्टिंक्ट कहीं बोला नहीं जाता, बट वो अंडरस्टूड है कि हम ऑब्वियसली 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ में डील कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें से 4 का आपको सिलेक्शन करना है, मतलब सीधा सीधा फॉर्मूले का ही एप्लीकेशन हो गया कि हम यहाँ पे 6C4 इसको लिख सकते हैं। एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स, जहां पे आप 5 में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। बस यहां पर आपको अपना फॉर्मूला अच्छे तरीके से अप्लाई करते आना चाहिए। देखो पहले ही क्वेश्चन में आप क्या यूज कर पा रहे हो, 6C4 को आप क्या कन्वर्ट करना चाहोगे, 6C2 में कन्वर्ट करना चाहोगे, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN-R, ठीक है ना। यहां पर भी आप यही करना चाहोगे, NCR इज इक्वल टू NCN-R की मदद से इसको पहले 5C1 लिखना चाहोगे। 5C1 का वैल्यू तो आप डायरेक्टली 5 के ही बराबर बोल सकते हो, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड 6C2 को इजीली लिखने का तरीका क्या है, 6 × 5/2, राइट। और इसको तो आप डायरेक्टली 5 ही बोल दो, ये कैंसिल करके 3 बनेगा, 25 3 मतलब ये हो जाएगा आपका 75। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, राइट। सो इफ यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है और फॉर्मूला अगर आपको लगाते आता है तो आपका काम डन है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं। क्लियर? ऑलराइट। सो अब क्या हो सकता है, आपके लिए कुछ यहां पे सवाल ऐसे बन सकते हैं जो दिखने में सिमिलर हैं, वहां पर भी टीम का ही सिलेक्शन है, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में आपको जो है क्वेश्चन स्ट्रक्चर करके दिया जा रहा है, ठीक है ना। सो लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, जहां पर क्या बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। मतलब यहां तक तो सवाल आपका एकदम वैसा ही जैसे पिछला क्वेश्चन था, राइट। इफ अ पर्टिकुलर बॉय एंड अ पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर, यहां आके हमने क्वेश्चन में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि कोई तो एक बॉय और गर्ल का यहां पर जो झगड़ा चल रहा है, ठीक है ना, वो साथ में काम करने को ही रेडी नहीं है। टीचर ने हाथ जोड़ ली तब भी साथ में काम नहीं करेंगे बोल दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो अब ऐसा अगर है और तब आपको यहां पे जो है 4 बॉयज और 4 गर्ल्स की अगर टीम बनानी है, तो आप कितने तरीके से कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों तो साथ में आएंगे ही नहीं, वो दोनों साथ में काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या सोच सकते हैं, हम यहां पे 2 अलग अलग अप्रोचेस पहली बात तो सोच सकते हैं, ठीक है ना। पहला अप्रोच क्या बोलता है कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में यहाँ पे 6 बॉयज है ना, तो कुछ नाम भी दे देते हैं, B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6। लेट से ऐसे आपके यहाँ पर 6 बॉयज हैं, और ऐसे आपके यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, 5 हैं, तो G1 G2 G3 G4 एंड G5, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास में कुछ गर्ल्स हैं, ओके। तो अब यहाँ पे कुछ तो पर्टिकुलर बॉय और गर्ल हैं जिनको दिक्कत है, तो मान लेते हैं कि दिक्कत वाले बॉयज और गर्ल कौन है, वो ये हैं B1 और G1, है ना। इनको यहां पर जो साथ में काम नहीं करना है, कोई तो है जिनको साथ में काम नहीं करना है, तो ये हैं वो, शायद ऐसा हमने यहां पे मार्क कर लिया। ऑलराइट, नाउ क्योंकि अब ये दोनों साथ में एक ही टीम में नहीं हो सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि मेरा एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि नहीं यार, बॉय 1 तो मुझे चाहिए था, है ना, मैं जिस स्पोर्ट्स के लिए है ना अपनी टीम बना रहा हूं उसमें बॉय 1 तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ठीक है ना। अब गर्ल 1 को हम बोलेंगे फिर मत आओ, क्योंकि आपकी अगर लड़ाई चली और आप साथ में काम नहीं करना चाह रहे हो, तो ठीक है, हम बॉय 1 को तो देखो सिलेक्ट कर ही रहे हैं, बॉय 1 को तो सिलेक्ट कर ही रहे हैं, एंड देन फिर गर्ल 1 को मना कर दे रहे हैं। तो जो बार है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि नहीं चाहिए, निगेशन है, वो G1 के सिलेक्शन का निगेशन है, मतलब हमने वो नहीं करना है। तो B1 को तो सिलेक्ट कर लिया है एंड G1 को सिलेक्ट नहीं किया है, ये एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि नहीं, अभी जो हमने गेम अभी डिसाइड किया है जो हम खेलने वाले हैं उसके अंदर एक्चुअली G1 ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, फिर B1 को हटाते हैं यहाँ पे टीम में से, कि B1 को नहीं लेंगे एंड देन G1 को ले लेंगे। या फिर हम बोलेंगे कि अरे ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है, इन दोनों की लड़ाई चल रही है, साथ में काम नहीं करना, तो इन दोनों को घर पे बैठाओ, ठीक है ना, हम तो अपनी टीम में किसी और को ही लेके चले जाएंगे। सो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि B1 भी नहीं चाहिए एंड G1 भी नहीं चाहिए, ये भी आपका काम बेसिकली है ना हमें चल जाएगा, इनके बिना भी टीम बन जाएगी, इतनी कोई हमें इनकी पड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे 3 केसेस हम इमेजिन कर पा रहे हैं, अब इनको बस लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन लिखना सीखना पड़ेगा आपको, है ना, ध्यान से लिखना। देखो यहां पर हम बोल रहे हैं कि B1 तो आ ही रहा है टीम में, बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है ना। G1 तो नहीं ही आ रही है क्योंकि झगड़ा चल रहा है। अब यहां पर मुझे बॉयज तो 4 ही चाहिए थे, B1 तो ऑलरेडी मैंने बुला लिया, चल कि तू यहां खड़ा हो जा, ठीक है ना। तो बचे कितने बॉयज हैं, 1 2 3 4 5 बॉयज बचे हैं, उनमें से अब चाहिए मुझे 3 ही,
क्योंकि वहां पे B1 ऑलरेडी खड़ा है, अब 3 और को बुला के टीम कंप्लीट हो जाएगी बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो 5 में से अब मुझे 3 ही बॉयज चाहिए होंगे इस सिनेरियो में। एंड देन क्योंकि G1 को तो मैंने घर ही भेज दिया है कि तू रहने दे अभी, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 4 की 4 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और अवेलेबल कितनी है गर्ल्स, 4 ही हैं, तो 4 में से चारों को बुलाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। एक तो ये आपका बेसिकली फर्स्ट केस का काउंट कंप्लीट हुआ। या फिर आप क्या बोल सकते हो, या फिर मतलब क्या करना है, एडिशन करना है। इधर यू कैन डू दिस और यू कैन डू दैट। सेकंड सिनेरियो इज कि नहीं, हमने तो B1 को घर भेज दिया कि जाओ यार, लड़ाई चल रही है ना, तुमको तो नहीं ले रहे टीम में हम, ठीक है ना। सो अगर B1 को हम टीम में नहीं ले रहे हैं, इसको अगर सीधे सीधे भेज दिया है, तो अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया। मेरी अभी 4 के 4 बॉयज की रिक्वायरमेंट जो है अभी फुलफिल मुझे करनी है, और उसके लिए अवेलेबिलिटी कितनी है, 5 अभी भी बॉयज खड़े हैं जो बेसिकली रेडी हैं टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है ना। तो 5 में से ऐसा करते हैं कि 4 बॉयज को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारे यहाँ पर बॉयज का सिलेक्शन हो गया। अब गर्ल्स के सिलेक्शन में हम बोल रहे हैं कि देखो G1 तो आ ही रही है, एक गर्ल तो वहां पे ऑलरेडी खड़ी है G1 नाम की, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 4 गर्ल्स के सिलेक्शन को कंप्लीट करना है, तो उसमें से 3 ही इसका मतलब अभी बची है सिलेक्शन होने की, एक तो ऑलरेडी हो चुकी है सिलेक्ट, ठीक है ना। तो जो बचे हुए 4 गर्ल्स है उसमें से हमें केवल 3 ही गर्ल्स और चाहिए, ठीक है ना। तो जो 4 गर्ल्स है उसमें 3 गर्ल्स अगर मुझे चाहिए तो सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 4C3 एंड ये आपका केस कंप्लीट हो जाएगा। 4 में से 3 को सिलेक्ट कर लेना। या फिर आप और एक चीज सोच सकते हो कि यार दोनों को ही हमने घर भेज दिया, हम तो जो बच गए लोग उनमें से ही अपना काम करते हैं, तो यहाँ पे 5 बॉयज बचे हैं, उनमें से 4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे 4 गर्ल्स बची हैं, उनमें से 4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया, राइट। सो आपके यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, 5C3 इज सेम एज 5C2, 5C3 इज सेम एज 5C2 एंड 5C2 इज बेसिकली व्हाट, कि 5 से स्टार्ट करके 2 टर्म्स लिखना है, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा। 4C4 इज इक्वल टू 1, 5C4 is equal to 5C1, 5C4 is equal to 5C1 and 5C1 is basically 5. 4C3 is equal to 4C1 and 4C1 is equal to 4 and plus 5C4 is equal to 5C1 जिसका मतलब है 5 and then 4C4 is equal to 1. So overall अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से कैंसिलेशन करवा लो, कैंसिलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 10 बचेगा, ये 10 हो गया है नहीं, आपका 20 हो गया तो 30 एंड देन 5, तो 35 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। 35 डिफरेंट वेज में आप ये बेसिकली टीम बना सकते थे। ऑलराइट, सो दिस इज वन वे ऑफ अप्रोचिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहां पर आपको क्या बोला जा रहा है, किसी कंस्ट्रेंट के साथ में यहां पे बॉयज एंड गर्ल्स का सिलेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है, राइट। लेकिन आपका एक और बेटर थॉट जो हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या होगा कि आप ये रियलाइज करो कि यार आप 3 अलग अलग केसेस से फेवरेबल सिनेरियोस बेसिकली यहां पे इमेजिन कर पा रहे हो। ये भी फेवरेबल है, ये भी है और ये भी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि केवल एक ही सिनेरियो जो फेवरेबल नहीं है, विच इज कि यार ये दोनों साथ में आ गए। अगर इन दोनों का B1 और G1 का साथ में सिलेक्शन कर लिया तो दैट इज द ओनली नॉन फेवरेबल सिनेरियो। तो ऐसा करते हैं कि टोटल जितने भी सिनेरियोस हम यहां पे काउंट कर सकते हैं, जितने भी तरीके से हम यहां पे बेसिकली 4 और 4 का सिलेक्शन कर पा रहे थे, उसमें से क्या हटा देंगे, जब हमने B1 और G1 को साथ में सिलेक्ट कर लिया। तो इसलिए अगर आप प्रैक्टिकली सोचना चाहो तो ऐसा सोच सकते हो कि यार मैंने तो ऐसे ही बस सिलेक्शन कर लिया था, जैसे कि यहाँ पर बिना रिस्ट्रिक्शन के सिलेक्शन कर लिया, तो कितना आंसर आएगा 75, ठीक है ना। मैंने बोला कि मैं टीचर हूँ, मैंने देखे कि यार 6 बॉयज़ हैं, 6 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया, एंड देन मैंने देखा कि 5 गर्ल्स हैं, मैंने 5 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया और मैंने बोला कि चलो आ जाओ टीम में। फिर मुझे पता चला कि अरे यार इसके अंदर मैंने है ना ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बना लिए हैं जिसमें B1 G1 साथ में आ रहे हैं, और अब मुझे पता चल रहा है कि यार इनकी लड़ाई चल रही है, तो मैंने ऐसे कितने तरीके से सिलेक्शन कंप्लीट किए हैं जहां पे B1 और G1 मैंने सिलेक्ट किए थे, मैंने B1 और G1 को टीम में रखा था साथ में, वो सारे सिनेरियोज अब मुझे हटाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया टोटल काउंट, कितना आता है ये 75 के बराबर आता है। इसमें से हटाएंगे क्या, इसमें से हटाएंगे वो सिनेरियोज जहां पे B1 और G1 को तो मैंने ले ही लिया है, मतलब मैंने B1 को तो ले ही लिया है, B1 को ले लिया, मतलब मेरे पास यहां पे अब 3 और बॉयज का सिलेक्शन करना है, कितने में से, 5 में से, तो 5C3 और मैंने G1 को भी सिलेक्ट कर ही लिया है, मतलब जो मुझे यहां पे अभी कंप्लीट करना है 4 का सिलेक्शन, उसके लिए 3 गर्ल्स और चाहिए। कहां से आएंगी, 1 2 3 4 है ना, इन 4 में से 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। सो ये जो भी आपका काउंट आ रहा है, ये वो गलत वाले सिनेरियो है जो एक्चुअली आपको नहीं इंक्लूड करने चाहिए थे।
तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आती है, ये वैल्यू आती है आपके 75 के बराबर, जो पिछले क्वेश्चन में भी आई थी। एंड ये कितना है आपका 5c3 मतलब 5c2 के बराबर, मतलब 5 into 4/2 ऐसे ओरली कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा आपका 10 के बराबर। उसके साथ में यहाँ पे आ जाएगा 4c3 मतलब 4c1 मतलब ये आ जाएगा आपका 4 के बराबर। तो 40 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35। सो दिस इज आई गेस अ मच बेटर वे ऑफ रीचिंग टू द सेम कंक्लूजन कि हम ये काम 35 डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। क्लियर है। बट यहां पर देखो कि आपके छोटे यहां पर जो है मल्टीपल टाइम्स एनसीआर की कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने आपको पहले यहां पर थोड़ा सा बताया कि आप कैसे इस चीज को जल्दी थोड़ा कर सकते हो। प्रैक्टिस अगर आप यहां पे करोगे तो ऑब्वियसली आपकी ये स्पीड थोड़ी और बढ़ जाएगी। ऑलराइट, बट बी वेरी केयरफुल कि मैं जब भी एनसीआर अप्लाई कर रहा हूं तो कंडीशन को देख के हमें बताते आना चाहिए कि हम कितने में से कितने चीजों को फर्दर सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ये जो आपका पहला वाला है जहां पे हमने B1 पहले से ले रखा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, यही तो लॉजिकल थॉट है। बाकी एनसीआर का फॉर्मूला तो कोई भी लिख सकता है, बट एनसीआर में एन कितना डालना है, आर कितना डालना है, वो तो आपको क्वेश्चन देके समझ में आना चाहिए ना, राइट। तो इस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया कि यार B1 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब मुझे 3 और बॉयज चाहिए, तो सिलेक्शन 3 का ही हो रहा है। और B1 अगर आ चुका है तो बचे हुए जो है उनमें से 3 चाहिए, है ना। तो आप यहां पे देखते हो कि बचे हुए कितने हैं, 5 है। तो ऐसा आपको यहां पर लॉजिकली एन और आर हर बार डिसाइड करना होगा, राइट। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया है 35। लेट्स लुक एट मोर सच क्वेश्चंस। अगला सवाल क्या है, अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। काफी सिमिलर क्वेश्चन वंस अगेन। अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन फ्रॉम अमंग दीज 4 मेंबर्स। अमंग दीज 4 मेंबर्स मतलब जिनको आपने सिलेक्ट कर लिया उनमें से किसी एक को कैप्टन आपको घोषित करना है। इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय। अब यहां पे रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से दी है कि यार मुझे मैक्स टू मैक्स 1 लड़का चलेगा टीम में, ठीक है ना, नहीं भी हुआ तो भी चलेगा इसका मतलब, बट 2 लड़के नहीं चाहिए, 3 लड़के नहीं चाहिए, है ना। ऐसा नहीं, ऐसा मुझे ग्रुप बनाना ही नहीं, ठीक है। ओके, हो सकता है कि रंगोली कंपटीशन हो रही, मतलब क्या कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया, इसके बारे में नहीं सोचना है हमें, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन दिया है क्योंकि वहां पे शायद गर्ल्स ज्यादा बेटर परफॉर्म करती होंगे, जो भी है यहाँ पे रीजन। बट बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे सोचते हो तो आपको क्या चाहिए यार, मैक्स टू मैक्स 1 लड़का हमें चलेगा, ठीक है ना। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द टीम इज व्हाट। ऑलराइट, सो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि देखो हमारे पास में गर्ल्स है कितनी, गर्ल्स हमारे पास में 6 हैं। ऑलराइट, मेरे पास में 6 गर्ल्स हैं एंड मेरे पास में 4 बॉयज हैं। मुझे इनमें से अपना सिलेक्शन बेसिकली अब करवाना है। ओके, 4 मेंबर की ही टीम बनानी है, मुझे केवल 4 ही मेंबर्स चाहिए। तो आप यहां पर एक केस ऐसा सोच सकते हो कि यार 4 में से ना चारों के चारों मैंने बोला कि गर्ल्स ही आ जाए तो ठीक है यार, एंड 0 बॉयज, बॉयज चाहिए ही नहीं मेरे को, ठीक है, क्योंकि एटमोस्ट 1 बॉय चाहिए, मतलब एक भी बॉय अगर आपने नहीं लिया तो भी यहां पर वो सिनेरियो तो वैलिड है, ठीक है ना। अब ये काम आप कैसे कर सकते हो, आप नोटिस करो। तो आप यहां पर बोलोगे कि अच्छा मुझे 4 गर्ल्स चाहिए, और 4 गर्ल्स अगर मुझे चाहिए तो 6 में से चाहिए, तो मैं 6 में से कोई से भी 4 गर्ल्स को बुला लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं 6 में से 4 गर्ल्स को, राइट। लेकिन यहां पे आपका जो है स्टेप एंड नहीं होता है। आपने जिन भी 4 गर्ल्स को यहां पर बुलाया है उन चारों में से किसी एक को कैप्टन भी बनाना है, उन चारों में से किसी एक को, 4 में से एक को, सीधे सीधे 4C1। तो आपने पहले यहां पे 6 में से 4 गर्ल्स को बुलाया कि हाँ आप आ जाओ, ठीक है ना, और फिर उन 4 में से किसी एक को बोला कि अब आप कैप्टन भी हो, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका कंप्लीट हुआ पहला केस। और ऐसे ही आप दूसरे केस में क्या बोल सकते हो कि नहीं नहीं यार, ऐसा करने की जगह ऐसा क्यों नहीं करते कि हम बेसिकली 3 गर्ल्स लेते हैं एंड देन 1 बॉय लेते हैं। अभी भी 4 मेंबर टीम तो आपके यहां पर बन ही गई है, राइट। ओके, हमने बोला हाँ ये भी पॉसिबल है क्योंकि एटमोस्ट 1 बॉय लेना अलाउड है, तो आपने यहाँ पे 1 बॉय लिया है तो हम इसको अलाउ कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे 3 गर्ल्स को बुलाना है तो 6 में से 3 गर्ल्स को बुला लेते हैं, 6 में से 3, एंड 1 बॉय को बुलाना है तो 4 में से किसी 1 बॉय को बुला लेते हैं। यहां तक भी सही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 गर्ल्स और 1 बॉय, ऐसे 4 लोग खड़े हैं, उनमें से किसी एक को कैप्टन बनाना है, तो 4 में से किसी एक को कैप्टन बनाना है, तो यहाँ पे 4C1 आपको आगे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब आप यहां पर जो है इन दोनों केसेस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एंड फाइनली दोनों को ऐड करके आपका आंसर आएगा। ये सुनो, फाइनली दोनों को ऐड करके आपका आंसर आएगा, क्योंकि ईदर यू आर गोइंग टू डू विथ यू आर गोइंग टू गो विथ दिस केस और यू आर गोइंग टू गो विथ दिस केस, ठीक है ना। तो यहां पर एक बहुत बड़ा और है बीच में, और का मतलब है कि आपको दोनों केसेस के जो आंसर है उनको ऐड करना होगा, ठीक है ना। 64 किसके बराबर होता है, 62 के बराबर होता है,
NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, और 62 का मतलब होता है कि 6 इंटू 5/2, मतलब ये हो जाएगा आपका 15 के बराबर। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 इंटू 5 ऐसा लिख लो, एंड देन आपके यहाँ पे 4 C1 जो है 4 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये तो आ गया आपका कितना 60 के बराबर। नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे सिनेरियो उसके अंदर आपको 63 लिखना है। 63 क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4/3 फैक्टोरियल। नाउ 3 फैक्टोरियल इज इन इटसेल्फ 6 के बराबर, तो आपके इसमें बचेगा क्या 5 एंड 4 बचेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 के बराबर। एंड देन यहाँ पे आपका 16 ऑलरेडी आ रहा है, राइट। सो 16 और 20 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा आपका 320 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके फाइनली आपके यहाँ पे आंसर आने वाला है। सो फाइनल आंसर बेसिकली बिकम्स 60 प्लस 320, मतलब 380 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आप रिपोर्ट करोगे, राइट। सो 380 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट माना जाएगा। डन। तो ये है आपके यहां पर तरीके, बट यस एनसीआर प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, जहां पर आपको कोई टीम या कमिटी बनानी होती है। ऑलराइट, लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। और यहां पर दिया है कि बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट। बॉल्स ऑफ द सेम कलर और ऑल्सो डिस्टिंक्ट, है ना। मतलब क्या डिस्टिंक्ट हो सकता है, कलर तो सेम है लेकिन साइज अलग है, वेट अलग है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। या उसके ऊपर कोई डिजाइन अलग है, वॉट एवर, बट यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 व्हाइट बॉल्स, ठीक है ना। चलिए, अ बॉक्स कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल्स बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ एटलीस्ट 1। पिछली बार क्या था एटमोस्ट, इस बार क्या है एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। एटलीस्ट 1 के लिए वैसे मैंने आपको ऑलरेडी कुछ बता के रखा है, ठीक है ना। अगर आपने पिछले वीडियोस यहां पर अगर देखे हैं तो हमने आपके साथ में ये बात शेयर करी थी कि एटलीस्ट 1 जो होता है ना, एटलीस्ट 1 जो होता है, ठीक है ना, वो बेसिकली टोटल माइनस नन होता है, टोटल माइनस नन होता है, ठीक है ना। ये चीज मेरे ख्याल से यहां पर भी लगाई जा सकती है, थोड़ा सा इसको एक बार नोटिस करके देखते हैं। ऑलराइट, क्या आइडिया है कि अगर मैं ये चाहता हूं कि एटलीस्ट एक बॉल तो सिलेक्ट ब्लैक वाली हो ही जाए, तो मैं बोल रहा हूं कि पहले तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप सोचो कि आप सिलेक्शन जो चाहिए वो कितने तरीके से कर सकते थे। फिर आप ये देखो कि अगर आपने एक भी ब्लैक बॉल सिलेक्ट नहीं करनी है तो वो कितने तरीके से कर सकते थे। तो टोटल में से अगर वो हटा दोगे कि आपने एक भी ब्लैक बॉल सिलेक्ट नहीं करी है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा कि आपने या तो 1 करी है या 2 करी है 3 करी, मतलब आपने यहां पे कम से कम 1 का तो सिलेक्शन किया ही होगा, राइट। सो एटलीस्ट 1 हमेशा किसके बराबर होता है, टोटल माइनस नन के बराबर होता है, राइट। सो बॉक्स कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। 2 व्हाइट, 3 ब्लैक एंड 4 रेड, ये हमारे पास में बेसिकली बॉक्स का स्ट्रक्चर है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल्स, मुझे 3 बॉल्स बेसिकली सिलेक्ट करनी है, तो इन टोटल में कितने तरीके से काम कर सकता हूं। अगर आप यहां पे देखते हो तो आपके इसमें टोटल 9 बॉल्स अवेलेबल हैं। आप 9 में से किन्हीं भी 3 को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। टोटल कोई से भी सिलेक्ट कर ली मैंने। अब होगा ना कि कभी कभी हो सकता है मैंने ब्लैक लिया भी है, कभी कभी नहीं भी लिया है, क्योंकि मैंने तो टोटल वेज कर लिए। तो हो सकता है कि मैंने यहां पर ऐसा सिनेरियो किया कि मैंने 3 के 3 रेड ले लिए, नहीं चाहिए। फिर वो 2 रेड ले लिए, 1 व्हाइट ले लिया, वो भी नहीं चाहिए। 2 व्हाइट ले लिए, 1 रेड ले लिया, वो भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपके यहां पे जो 3 का सिलेक्शन हुआ है 9C3, उसके अंदर ये सभी केसेस इन्वॉल्व है जो हमें नहीं चाहिए, राइट। बट ऐसे भी सिनेरियोस इन्वॉल्व है कि आपने यहां पे 9 में से 3 उठाए, तो हो सकता है तीनों आपने ब्लैक उठा लिए, या हो सकता है कि आपने 2 ब्लैक उठाए और 1 व्हाइट उठाई है, या फिर 1 ब्लैक उठाया और 2 रेड उठाई है। तो बहुत सारे ऐसे भी सिनेरियोस इसके अंदर आ रहे हैं जो अलाउड है। तो जो अलाउड नहीं है उनको हम बेसिकली हटाना चाहते हैं। तो कौन से अलाउड नहीं है कि आपने एक भी ब्लैक का सिलेक्शन नहीं किया। अगर आपने एक भी ब्लैक का सिलेक्शन नहीं किया, इसमें मतलब आपने फोकस किस पे किया कि यार ब्लैक को तो छुपा देते हैं, अब या तो उस पर से या फिर नीचे से, है ना, इनमें से कोई ना कोई एक में सिलेक्ट कर लेता हूं या 3 सिलेक्ट कर लेता हूं, सॉरी। तो ये जो 6 आपके इसमें अवेलेबल हैं, 2 व्हाइट और 4 रेड, इन 6 में से ही अगर आपने यहां पे तीनों को सिलेक्ट कर लिया है, ब्लैक को इग्नोर कर दिया है, देन दैट वी वुड नॉट लाइक, है ना। आपको यहां पर जो कम से कम एक ब्लैक तो क्योंकि इंक्लूड करना ही था। तो यही आपका आंसर आना चाहिए, इसको सॉल्व करके देख लो। सो 9C3 माइनस 63 मतलब हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2, राइट। कैंसिलेशन में क्या क्या जा रहा है, यहाँ पे तो बेसिकली 6 आ जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे भी आपका कैंसिल करके 4, और यहाँ पे कैंसिल करके आपको
3 मिल रहा है, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा आपका 84 एंड साथ में यहाँ पे आ जाएगा -20, मतलब 64 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 64। कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन में, है ना, दैट थॉट इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट कैलकुलेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन। देयर आर 4 men 5 women in group A and 5 men and 4 women in group B. If 4 persons are selected from each group, then the number of ways of selecting 4 men and 4 women. अब देखो सिमिलर सा ही सवाल है, लेकिन इसके आंसर कितने बड़े बड़े हैं। 5000 में कहीं आंसर आ रहा है इसका, 5000 में कहीं जाके आंसर आ रहा है। ऑलराइट, सो क्या करना चाहिए हमने, और रिस्ट्रिक्शन भी देखो काफी शानदार रिस्ट्रिक्शन यहां पर आपको फील होगी अगर आप इसको अच्छे से सोचते हो तो। देयर आर 4 men and 5 women इन ग्रुप ए, है, थोड़ा सा यहां पर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। सो कोई तो ग्रुप ए है, उसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि 4 men हैं और 5 वुमेन हैं, ठीक है। और फिर और क्या है, ग्रुप बी है। ग्रुप बी के अंदर क्या है, 5 men हैं अब की बार एंड देन 4 वुमेन हैं। ओके, बढ़िया बात है। और हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल सिलेक्शन कितने का करना है, हमें तो सिलेक्शन करना है देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 men and 4 women, हमें तो 4 का सिलेक्शन करना है। एंड ये भी कंडीशन है कि 4 persons आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, ये भी गारंटी करना है कि हर एक ग्रुप से आपके 4 person का सिलेक्शन होना चाहिए। तो यहां पे कॉम्बिनेशन कैसा है कि एक ग्रुप में जो आपके 9 लोग हैं उनमें से 4 को मुझे लेना ही है, ग्रुप बी में जो आपके यहाँ पे 9 लोग हैं उनमें से मुझे 4 को लेना ही है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मेन को जब मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा तो मेरे पास में एक्जैक्टली 4 मैन होना चाहिए, और जब वुमेन को नोटिस करूंगा तो वुमेन में मेरे पास में एक्जैक्टली 4 ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़े से इंटरट्वाइंड आपके यहाँ पर क्या है, केसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट मी क्रिएट अ टेबल ताकि हम कोई केस मिस ना कर दें। थोड़ा सा यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से बनाते हैं। सो आप क्या कह सकते हैं कि एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने पहले वाले ग्रुप में जो 4 का सिलेक्शन करना जरूरी था, पहले वाले ग्रुप में जो मुझे 4 का सिलेक्शन करना था, राइट, वो मैंने चारों के चारों मैन ही सिलेक्ट कर लिए, चारों के चारों मैन सिलेक्ट कर लिए। अब क्योंकि आपने यहां पे इस ग्रुप से भी 4 ही सिलेक्ट करने चाहिए थे, तो अब यहां पे इस ग्रुप से फर्दर और कोई पर्सन आ ही नहीं सकता, राइट। 4 मैन सिलेक्ट करने से मुझे कोई ऐसा मना नहीं कर रहा है कि यार आपके 4 मैन फिर यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप ऐसे क्यों आ गए, ग्रुप में से आपने किसी बी को नहीं लिया, ग्रुप में बी में से आपने किसी मैन को, ऐसा कोई कंडीशन तो किसी ने दी नहीं है कि कम से कम एक मैन तो हर ग्रुप में से होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है ना। तो मैंने एकदम ही एक्सट्रीम केस यहाँ पे इमेजिन कर लिया कि ग्रुप ए को मैंने देखा 4 मैन दिख रहे थे, मैंने चारों मैन को बुला लिया, ठीक है ना। तो मतलब फिर मैं उस ग्रुप में से अब वीमेन को नहीं बुला सकता क्योंकि उस ग्रुप में से मुझे 4 ही मैन बुलाना अलाउड है, ठीक है ना। 4 persons आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। फिर मैं दूसरे ग्रुप को देख रहा हूँ, दूसरे ग्रुप में मुझे यहाँ पे 5 मैन और 4 वुमेन नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यार यहाँ से भी मुझे 4 का ही सिलेक्शन करना है, लेकिन अब मेरे पास में वुमेन तो है ही नहीं, तो मुझे वुमेन का सिलेक्शन करना ही पड़ेगा और 4 वुमेन का सिलेक्शन करना जरूरी है। तो आप यहाँ पे चारों के चारों वुमेन को बुला लो और इस बार फिर मैन को मत बुलाओ। तो अगर आप इस लेयर को देखते हो तो इसके अंदर दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। ग्रुप ए में से 4 लोग आ गए, ग्रुप बी में से 4 लोग आ गए। अगर आप 0, 4 एंड 0 को साथ में देखते हो तो मैन आपके पास में 4 आ गए, एंड अगर आप 0 और 4 को साथ में देखते हो तो आपके पास में वुमेन भी 4 आ गई, ठीक है ना। सो दो जो अलग अलग टाइप ऑफ कंडीशंस यहां पर लगाई जा रही हैं, इस कॉम्बिनेशन से अगर मैं सिलेक्शन करता हूं तो ये सारी ही बातें सेटिस्फाई कर जाती हैं। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे एक अच्छा आइडिया हमें लग चुका है। वी कैन बेसिकली प्रोसीड इन अ सिमिलर मैनर कि अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 3 कर दिया तो इसको 1 कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रुप ए में से 4 का सिलेक्शन करना है। अगर मैंने 3 ही लिए तो एक वुमेन लेना ही पड़ेगा, और अब क्योंकि आपने यहाँ पे 3 मैन ऑलरेडी ले रखे हैं तो आपके पास में एक ही मैन और स्पॉट खाली बचा है, तो आप यहाँ पे एक मैन ग्रुप बी में से ले सकते हो। अब ये ऑलरेडी अगर आपने यहाँ पे ग्रुप में से एक ले लिया है तो बचे हुए क्या है, आपके वुमेन है जो आपको 3 लेने पड़ेंगे, और वो यहाँ पर ऑब्वियसली फर्दर मैचिंग भी हो गया है कि वुमेन भी 4 आ गए, मैन भी 4 आ गए, एंड दोनों ग्रुप में से भी 4 आपने यहाँ पे लोग सिलेक्ट किए हैं, ये भी आपको नजर आ रहा है, राइट। तो इसी चीज को आप यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे आगे कि इसको हम 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है ना, 0 तक की चाहिए नहीं हमें। यहाँ पे ग्रुप ए में से मैन नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे ग्रुप बी में से मैन ने लिया था वैसे यहाँ पर भी ग्रुप ए में से मैन नहीं चाहिए वाला की सिनेरियो बन सकता है। लेकिन क्योंकि आपको टोटली यहाँ पे 4 का चाहिए इसलिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 आपको लेना पड़ेगा।
फिर मेन का टोटल आपको कितना चाहिए, मेन का टोटल आपको 4 चाहिए तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, मेन का टोटल 4 चाहिए तो यहाँ पर आपको 3 लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 4 लेना पड़ेगा। वुमेन का टोटल क्योंकि आपको 4 चाहिए इसलिए यहाँ पर आपको 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 1 लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 0 लेना पड़ेगा। एंड दिस एक्चुअली वर्क्स आउट प्रीटी फाइन। एवरी रिस्ट्रिक्शन इज नाउ फॉलोड। इफ एवरी रिस्ट्रिक्शन इज फॉलोड तो आपको हर एक केस का क्या है अब कैलकुलेशन करके अपना फाइनल आंसर बताना है। एंड दैट्स वाई इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आंसर थोड़ा सा आपका बड़ा निकल रहा है। ओके, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द कैलकुलेशन पार्ट। तो आपके इसमें 1 2 3 4 5 केसेस बेसिकली आपके यहाँ पर बने हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ये लेयर अगर बेसिकली डिस्कस करना चाहूँ कि यार ये कैसे अकम्प्लिश करूंगा, तो मेरे पास में 4 मेन थे, मुझे 4 का सिलेक्शन करना है, तो 4C4 एंड देन 5 वुमेन थे लेकिन एक का भी सिलेक्शन नहीं करना है, एंड देन 5 मेन थे उसमें से एक का भी सिलेक्शन नहीं करना है, एंड यहां से 4 मेरे पास में वुमेन थे उसमें से चारों का सिलेक्शन करना है। समझे? ये आपने क्या कर दिया, ये आपने फर्स्ट केस की मदद से जो सिलेक्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है। या फिर आप क्या कर सकते थे, या फिर आप बेसिकली सेकंड केस की तरफ जा सकते थे कि 4 में से मैंने 3 को बुलाया एंड देन मैंने 5 में से 1 को बुलाया एंड देन मैंने 5 में से 1 को बुलाया एंड देन मैं 4 में से 3 को बुलाया। या फिर क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है कि 4 में से 2 को बुलाया, फिर 5 में से भी 2 को बुलाया, फिर 5 में से 2 को बुलाया एंड देन 4 में से भी 2 को बुलाया। ठीक है ना, ये भी आपका एक सिनेरियो हो सकता है। 3 सिनेरियोस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं इसके ऊपर। तो यहां पे हम बोलेंगे कि 4 में से 1 को बुलाया एंड देन 5 में से 3 को बुलाया एंड देन 5 में से 3 यहां पर भी बुलाया और यहां पे फिर 4 में से 1 को बुलाया। राइट, एंड लास्ट जो आपका यहां पर सिनेरियो बन रहा है उसके अंदर क्या बोलेंगे कि हमने 4 में से 1 को भी नहीं बुलाया, 4 में से 0, फिर यहां पे 5 में से 4 को बुलाया, फिर यहां पे भी 5 में से 4 को बुलाया एंड यहां पे 4 में से 1 को भी नहीं बुलाया। बस आपको यहां पर क्या करना है अब, बस तो क्या है मतलब, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे सारे वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। सो आप यहाँ पे अगर अभी तक के कैलकुलेशन के साथ में जितना भी हमने किया है अगर एक अच्छा पकड़ बना चुके हो तो आई थिंक यू कैन एक्चुअली राइट द नंबर्स प्रिटी डायरेक्टली, है ना। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। देखो NC 0 हो चाहे NC N हो, हर बार आंसर आपका 1 ही आ रहा है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है ना, तो आपका जो फर्स्ट कैसे हो तो एक ही तरीके से हो सकता है। दूसरे पे अगर आप आते हैं तो ये 4C3 4C1 के बराबर है, मतलब ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, मतलब ये 20 है, ये 20 है। 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं, यहां अगर आप देखते हैं तो ये आपका 4C2 है, मतलब 4 × 3/2 मतलब 6 के बराबर। ये आपका 5C2 है, मतलब 5 × 4/2 मतलब ये 10 के बराबर, तो हो जाएगा 60 एंड ये भी हो जाएगा आपका 60। सेम ही वैल्यूज लिखी हैं जरूर इधर। 60 × 60 कितना हो जाएगा आपका 3600 के बराबर। ठीक है ना, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर आप देखते हैं तो ये आपका 4C1 है, 5C3 है। 4C1 5C3 मतलब 4C1 तो 4 है, 5C3 आपका 5C2 के बराबर है, मतलब 5 × 4/2 मतलब 10 के बराबर है। तो ये 40 है, ये भी 40 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हो जाएगा। राइट, एंड लास्ट वाले में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये 1 है, ये 1 है और बीच में आपके इसमें 5C1 मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 मतलब 25 हो जाएगा। ऑलराइट, सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके इसमें कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2000, इसके अंदर जोड़ के हो जाएगा 5600 एंड देन ऊपर से 26, तो 5626 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ऑलराइट, तो हर बार आप यहाँ पे नोटिस करोगे 5626 मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आना चाहिए। हर बार आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि फाइनल कैलकुलेशन हो जाती है, वो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये सब कुछ लिखना आपको आना चाहिए, है ना। इसी चीज़ को हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस में लेके प्रैक्टिस के टाइम पे, है ना, इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो वी आर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस जो थोड़े से हटके हैं, जहां पे अभी तक तो हमने देखा कि यार बॉयज़ का सिलेक्शन करना है, गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, मैन का सिलेक्शन करना है, वुमेन, मतलब ये बार बार कहीं ना कहीं टीम बनाने वाली या कमिटी बनाने वाली फीलिंग आपको यहाँ पर आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी चेंज हो गई, लेकिन होना जाना कुछ अलग नहीं है। ठीक है ना, होगा वही, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये वही हो रहा है। राइट, इफ द नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स ऑफ द सेट दिस of 20 distinct elements is k times the number of 5 element subsets containing A4, then k का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहता है। 20 distinct elements तो हमें दिखाई दे रहे हैं, देखो
20 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो बात चल रही है वो तो हमें दिखाई दे रहा है। 5 एलिमेंट सबसेट का मतलब क्या है? 5 एलिमेंट सबसेट का मतलब है कि आपने इसमें से ही 5 को सिलेक्ट करके एक सबसेट बना दिया। तो 20 में से ही 5 को सिलेक्ट किया है ना, 20 में से 5 को सिलेक्ट किया है तो क्या लिखोगे? 20C5 लिखोगे। बढ़िया बात है। कौन से तो 5 हमने यहां पे सिलेक्ट कर लिया। लेट से मैंने यहां पर A1 A2 A3 A4 A5 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। या हो सकता है कि मैंने यहां पर A10 A11 A12 A13 जो भी मैंने यहां पे सिलेक्ट करना था, ऐसे मैंने 5 कोई और सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी, बहुत सारे आपके यहां पर जो है सबसेट्स बनेंगे, 20C5 सबसेट्स बनेंगे, राइट। लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है कि इज मतलब इक्वल टू, इज दिस वैल्यू इज k टाइम्स व्हाट? द नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट। तो ये भी 5 एलिमेंट सबसेट था, ये भी 5 एलिमेंट सबसेट की ही बात कर रहे हैं। इस k टाइम्स द नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स कंटेनिंग A4, मतलब ये तो आ ही रहा है, A4 तो आपके डिस्कशन में आ ही रहा है। और ये हमने कहां डिस्कस किया था? जहां पे वो गर्ल और बॉय को दिक्कत आ रही थी। ये वही वाला सिनेरियो है, लेकिन वहां पे गर्ल और बॉय को दिक्कत थी, इसलिए हमने यहां पर बोला था कि देखो बॉय 1 तो आ ही रहा है, अब बचे हुए जो है उनमें से अपनी रिक्वायरमेंट फर्दर कंप्लीट कर लो। वैसे यहां पर बोल रहे हैं कि A4 तो देखो आ ही रहा है, अभी भी 5 एलिमेंट सबसेट की रिक्वायरमेंट आपको फिनिश करनी है, लेकिन अब बचे कितने हैं सिलेक्शन के लिए? केवल 19 ही बचे हैं, क्योंकि A4 तो ऑलरेडी जाके बैठ चुका है, राइट। सो ये सेकंड वाला जो आपके यहां पे है वैल्यू, वो कैसे निकल कर आएगा? इस k टाइम्स व्हाट? द नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स कंटेनिंग A4। इसका आंसर आएगा 19C4 के बराबर। इज दैट क्लियर? इसका आंसर आएगा 19C4, क्योंकि अब आपको यहां पे 4 का ही एक्स्ट्रा सिलेक्शन करना है। A4 तो उस सेट में ऑलरेडी बैठा हुआ है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स होना चाहिए, 4 और एलिमेंट्स मुझे यहां पे सिलेक्ट करना है, और अब वो A4 यहां पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो तो ऑलरेडी सबसेट में जाके बैठ चुका है, ठीक है ना। यहां पे जो दिख रहे हैं वो केवल 19 वैल्यूज नजर आ रहे हैं, जिनमें से मुझे यहां पर फर्दर 4 वैल्यूज को उधर भेजना है ताकि 5 एलिमेंट का सबसेट मेरा क्रिएट हो जाए। बस ये सिंपल सी इक्वेशन आपकी रेडी हो गई है, उसको सॉल्व करके आपका k का वैल्यू आना चाहिए। सो 20C5 मतलब क्या हो जाएगा आपका? 20 फैक्टोरियल अपॉन, या इसको वैसे लिख लें, है ना, लेट अस राइट इट इन अ वे जो हमने यहां पे अभी NCR के लिए सीखा है। 20 19 18 17 16 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 वैल्यूज लिखनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने यहां पे लिख लिया। नीचे आ जाएगा 5 4 3 2 एंड 1। ये हो गया आपका LHS, और RHS में क्या है? k टाइम्स ऑफ समथिंग, 19C4, तो ये क्या है आपका? 19 18 17 16, और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपका 4 3 2 एंड 1। ओके, सो इस दोनों साइड से आपका मेजर जो कैंसिलेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म करूं तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि अच्छा 19 से लेके 16 तक तो इक्वेशन के दोनों साइड से आपके कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो आपका मेजर कैंसिलेशन होने वाला है कि 4 से लेके 3 तक दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना है आपके इसमें? राइट हैंड साइड में आपका k बचा है और इस तरफ आपका 20 और अपॉन 5 बचा है, मतलब k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 के बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। k इज इक्वल टू 4। डन, समझे क्या? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े। मतलब थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, सो आपके यहां पर और जो पैटर्न आ सकता है, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट यार, है ना। ये वाला सवाल हो सकता है कि अगर आप अभी यहां पे आपको लग रहा है कि आपको एनसीआर का फंडा पूरी तरह से समझ में आ चुका है, तो आप यहां पे पॉज कर सकते हो, पॉज करके एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। आपको भी पता चलेगा कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी चाहिए। एंड इसके अंदर आपके एनसीआर के फॉर्मे की बिल्कुल गलती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आप सही तरीके से लगा ही लोगे। और क्या क्या करना पड़ सकता है सवाल के अंदर, है ना, जो लॉजिकल आपके यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स होंगे कैलकुलेशन करते समय, वो आपको सोचते आने चाहिए। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच हैविंग 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स। ऑब्वियसली मतलब आपके जैसे जेईई मेन का पेपर चल रहा है, लेकिन क्या है उसके अंदर, क्या है उसके अंदर आपके केवल 6 ही क्वेश्चन है कोई तो, ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, है ना। तो मल्टीपल चॉइस है बट मल्टीपल आंसर करेक्ट क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल चॉइस है, उसके अंदर 4 चॉइस है, आपको एबीसीडी में से एक कोई एक आंसर करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कैंडिडेट आंसर्स ऑल 6 क्वेश्चंस सच दैट एग्जैक्टली 4 ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट इज व्हाट। तो यहां पर क्या है कि मैक्सिमम बच्चे यहां पर आंसर क्या देंगे? 6C4 कि अच्छा 6 आपके पास में क्वेश्चन हैं, आपको एग्जैक्टली 4 यहां पर क्या करना है? एग्जैक्टली 4 आपको यहां पर जो है करेक्ट करने हैं। तो आपका आंसर आ गया 6C4। 4 में से
6 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया और वो आपने करेक्ट बता दिए, बाकी दोनों गलत बता देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे गलत क्यों है? गलत अगर आपको यहाँ पे समझना है कि क्यों हुआ है तो थोड़ा सा और डिटेल में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 है ना। और एक OMR जैसे आपका होता है ना, वैसे OMR आप यहाँ पे इमेजिन करूँ कि आपके पास में यहाँ पे है ना ऐसे गोले गोले हैं जिनको आपको एक्चुअली फिल करना है। ठीक है ना, सो आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, OMR को फिल करना चाह रहे हो इस तरीके से आपके कि 6 में से 4 आपके आंसर्स करेक्ट निकले। ठीक है, यही चाहते हैं कि कितने अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे 4 आंसर्स करेक्ट बना सकते हैं, राइट। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कैंडिडेट आंसर्स ऑल 6 क्वेश्चंस सच दैट एग्जैक्टली 4 ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। नाउ द पॉइंट इज कि OMR शीट को पहले से पता है ना, मतलब जब चेक होने जाती है तो वहां पे ऑलरेडी फीड इन रहता है डेटा कि यार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, करेक्ट आंसर्स क्या है। सो एवरीबडी नोज कि यार किस चीज का क्या करेक्ट आंसर है। तो आप यहां पे अगर लेटर से कहते हो कि आपने ना फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, ये जो आपने बेसिकली यहां पे 4 क्वेश्चन है इनको सही किया है। अगर आपने इनको सही किया है मतलब इनके जो सही वाले आंसर्स थे आपने उसी गोले को फिल किया है, राइट। अगर इसका बेसिकली बी आंसर करेक्ट था तो आपने बी को ही फिल किया है। अगर इसका आपका ए आंसर करेक्ट था तो आपने ए को ही फिल किया है। इसका डी आंसर करेक्ट था तो आपने डी को ही फिल किया है। इसका आंसर यहाँ पे जो है ए करेक्ट था तो आपने ए को ही फिल किया है। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपने यहाँ पे है ना ये जो 4 है ये तो करेक्टली आंसर किए हैं। अगर आपने करेक्टली आंसर किए हैं तो ऑब्वियसली आपने वही जो है सर्कल्स को फिल किया है जो एक्चुअली करेक्ट आंसर का यहाँ पर जो है लोकेशन है, राइट। लेकिन बाकी जो दोनों क्वेश्चन है आपने गलत किए हैं। नाउ इमेजिन दिस, बाकी दोनों क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। सो अब बाकी दोनों क्वेश्चन अगर आपने गलत किए हैं मतलब क्या है कि जो उसका करेक्ट आंसर का लोकेशन था उसको नहीं सिलेक्ट किया है आपने। तो लेटर से आपका जो ये पर्टिकुलर आंसर है ना, ये वाला आंसर एक्चुअली सही होना चाहिए था और इस क्वेश्चन में आपका ये वाला आंसर सही होना चाहिए था, राइट। लेकिन अगर ये आपके सही आंसर्स है तो इनको आपने सिलेक्ट नहीं किया है ना, मतलब आपने जो सिलेक्ट किया है वो डॉट कहां पे लगाया आपने जो सिलेक्ट किया है वो डॉट इन तीनों में से कहीं एक जगह लगाया है फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड इन तीनों में से किसी एक जगह लगाया है फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तभी तो गलती हुई है ना आपकी, तभी तो गलती हुई है। दिस इज द काइंड ऑफ लॉजिक जो आपको यहां पे एडिशनली सोचना पड़ेगा कि सही अगर आपको करना है तो उसके अंदर तो आपके इसमें चॉइस नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आंसर बी करेक्ट है तो आपको बी ही मार्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेकंड क्वेश्चन आपने गलत किया है तो आपको अगर पता है कि डी इसका करेक्ट आंसर है तो गलत मार्क करने के लिए आपके इसमें एक्चुअली 3 चॉइसेस हैं। ये बात भूलना नहीं है कैलकुलेशन करते समय। क्या नहीं भूलना है कि गलत आप मल्टीपल वेज में कर सकते हो। सही करने का तरीका एक ही है लेकिन गलत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लॉजिक समझे? तो पहले तो हम यही करते हैं जहां तक हम आना कंफर्टेबली है ना यहां पे फील कर रहे थे कि यार 6 में से 4 को तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, 6 में से मैंने 4 को सिलेक्ट कर लिया जो हमें करेक्टली आंसर मार्क करते आ गए हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच कैंडिडेट आंसर्स ऑल 6 क्वेश्चंस, मुझे आंसर करना है 6 क्वेश्चंस को सच दैट उसमें से 4 करेक्ट होना चाहिए। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैं कौन से वाले 4 करेक्ट यहां पे कर रहा हूं, है ना। 6 में से 4 ये वाले 4 में करेक्ट कर रहा हूं और क्योंकि मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे जो करेक्ट आंसर है उसी को टिक करना पड़ेगा। तो मेरे पास में कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का मेरे पास में एक ही चॉइस है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर करने का मेरे पास में एक ही चॉइस है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करने का मेरे पास में एक ही चॉइस है एंड सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर करने का मेरे पास में एक ही चॉइस है। एंड देन जो 2 क्वेश्चंस बच गए हैं उसके अंदर क्या सीन है कि आपको गलत मार्क करना है। तो जो भी सही है उसको नहीं लेना है, जो गलत है उनमें से कोई एक मार्क करना है। तो आपको इसका मतलब जो है 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा जो गलत आंसर आपको क्रिएट करके देगा। एंड यहां पर भी आप वही बोलते हो एंड देन नीचे वाले 3 में से भी आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, वो आपको फिर यहां पे गलत आंसर क्रिएट करके देगा। सो दैट्स हाउ यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इट इज नॉट जस्ट 64 के साथ में यहां पर ये एक्स्ट्रा 9 मल्टीप्लिकेशन भी आपको मिलना चाहिए। ऑलराइट, सो 64 में से होता कितना है, ये होता है आपका 6 × 5 अपॉन 64 बेसिकली 62 के बराबर है और 62 क्या होता है आपका बेसिकली 6 × 5 अपॉन 2 के बराबर होता है। साथ में आप यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ये हो जाएगा कैंसिल करके आपका 3 के बराबर एंड आंसर आ जाएगा 135 के बराबर, राइट। सो 135 इस क्वेश्चन का एक्चुअली करेक्ट आंसर है, ना कि 64। डन, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए
और एक देखते हैं आपके यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि देखो आपको मेजरली एनसीआर करना है, वहाँ तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा रहे हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में लॉजिक बड़ा स्ट्रांग है आपका, ठीक है ना, कि गलती आप यहाँ पे जो है मल्टीपल वेज में कर सकते हो, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आगे किसी दूसरे सवाल में भी लग सकता है लॉजिक, ठीक है। यहाँ देखो हम क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट इट्स डिजिट्स आर इन इंक्रीजिंग एपी। अगर आप एक 3 डिजिट नंबर इमेजिन करते हो तो हो सकता है कि आपने यहां पे एबीसी नाम का एक 3 डिजिट नंबर इमेजिन किया, लेकिन अगर ये एक इंक्रीजिंग एपी में है, एबीसी जब आप यहां पे ध्यान से देखते हो तो एक इंक्रीजिंग एपी मतलब अगर आपको एक नंबर मिलता है 246 इज अ नंबर, 3 डिजिट नंबर, लेकिन 3 डिजिट नंबर को जब आप यहां पे देखते हो तो इंडिविजुअल डिजिट्स आपको कैसे दिख रहे हैं, एक इंक्रीजिंग एपी में नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे कुछ सवाल है यहां पे। तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि अगर AP है मतलब B का वैल्यू A+C/2 से निकाला जा सकता है, एंड B का वैल्यू अगर आप A+C/2 से निकालोगे, इसका मतलब ये है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं कितने तरीके से ऐसा बनाया जा सकता है या कितने 3 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं। तो आप यहां पे क्या करते हो, बेसिकली चॉइसेस देखते हो कि A कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, B कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, C कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, ये हम बेसिकली सोच रहे होते हैं, ओके। लेकिन जैसे ही आपको यहां पे कोई बोल रहा है कि AP है और AP का फॉर्मूला अगर आप यहां पे लगाते हो तो B तो एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो गया ना। अगर आप कहते हो कि आपने A सिलेक्ट कर लिया है और आपने अगर कहना है कि आपने C भी सिलेक्ट कर लिया है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि मैं यहां पे A के प्लेस में जो है 2 डालना चाहता हूं, यहां पे मैं 6 डालना चाहता हूं, ठीक है ना। सो आई डोंट हैव एनी मोर चॉइसेस फॉर सिलेक्टिंग B, मुझे B के प्लेस में 4 डालना ही पड़ेगा, समझे क्या। फॉर क्रिएटिंग दैट इंक्रीजिंग एपी मुझे यहां पे 4 डालना ही पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन में भले ही आपको ऐसा लग सकता है कि 3 डिजिट नंबर है हमारे पास में, एबीसी 3 वैल्यूज है जिनको हम यहां पे फिल करेंगे तो डिजिट्स बनेंगे, लेकिन आपको एक्चुअली फिल 2 को ही करना है। तीसरा वाला एपी की कंडीशन की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और वही बनेगा जो बन सकता है, उसके पास में कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये चीज आपको फील होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर मैं ए और सी को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो वो भी क्या मैं यहां पे इस तरीके से कर सकता था, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल लिया, मैंने यहां पे 2 और यहां पे 6 लिया था, लेकिन 2 और 5 ले सकता था क्या मैं। 2 और 5 अगर मैं यहां पे लेता हूं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि ए और सी आप सिलेक्ट करो, तो आपने सिलेक्ट कर लिया, ए को सिलेक्ट कर लिया 2 के बराबर, सी को सिलेक्ट कर लिया 5 के बराबर। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, यहां पे फॉर्मूले में डाल के बी जब कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है यहां पर तो आपको। और क्योंकि इंटीजर नहीं मिल रहा तो डिजिट कैसे हो सकता है, डिजिट्स तो इंटीजर ही होता है ना, 0 से लेकर 10 के बीच वाला, राइट। सो इसका मतलब आप यहां पे जो ए और सी सिलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन है, वो क्या है कि A+C करके एक इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। A+C करके एक इवन नंबर आना चाहिए, इस बात की गारंटी करो, क्योंकि इवन नंबर को ही 2 से डिवाइड करके आपको एक इंटीजर मिल सकता है। अब A+C का वैल्यू अगर आपको इवन चाहिए तो यहां पर आपके 2 केसेस निकलेंगे, ना कि एक केस आपका यहां पर निकलता है कि बोथ A एंड C आर इवन, दोनों के दोनों अगर इवन होंगे तो उनका एडिशन भी इवन होगा, एंड इसलिए आप B का कैलकुलेशन कंप्लीट कर पाओगे। या फिर हो सकता है कि बोथ A एंड C आर ऑड, समझो दोनों अगर ऑड हैं तो भी चल जाएगा, 1 और 3 का एडिशन कितना होता है, 1 और 3 का एडिशन आपका इवन होता है, राइट। सो दैट इज द कैच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि आपका जो ए और सी है पहली बात तो काम उसी पे करना है, आपको बी के बारे में सोचना ही नहीं है, बी अपने आप आएगा। दूसरा ये कि ए और सी जब साथ में आप सोचोगे तो आपको ये गारंटी करना है कि वो दोनों सेम कैटेगरी के होना चाहिए। कैटेगरी हमारे पास में क्या है, 2 हैं, एक ऑड नंबर्स की कैटेगरी है जिसके अंदर आता है 1, 3, 5, 7 एंड 9। डिजिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो हमारे पास में 10 ही डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। तो उसमें से 5 क्या है आपके ऑड है और ऑब्वियसली 5 आपके इवन है, ठीक है ना। तो 0, 2, 4, 6 एंड 8 ये वाले डिजिट्स आपके इवन डिजिट्स में काउंट होंगे। यस, 0 एक इवन डिजिट होता है, ठीक है। सो हम यहां पे इवन और ऑड इस तरीके से अगर बाइफरकेट कर पा रहे हैं तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि आपको ए और सी दोनों या तो ऑड चाहिए या फिर दोनों इवन चाहिए। तो अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ए और सी दोनों इवन चाहिए तो कौन से हैं, आप इन 5 में से कोई से भी 2 को सिलेक्ट कर लो, 5 में से कोई से भी 2 को सिलेक्ट कर लो, ऊपर वाले 5 जो हैं। लेट से आपने 3 और 9 सिलेक्ट किया, 3 और 9 अगर आपने सिलेक्ट किया तो ठीक है, यहां पर इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। सो 3, 6, 9 बन गया ना आंसर। 3, 6, 9 ये एक इंक्रीजिंग एपी है, बिल्कुल है।
राइट। सो आपके यहाँ पे बी जो है वो दूसरी कैटेगरी का हो सकता है, लेकिन ए और सी को सेम कैटेगरी का रखना जरूरी है, राइट। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे अगर नीचे आता हूँ तो क्या मैं यहाँ पे भी 5 में से कोई से भी 2 उठा लूँ? लेट से मैंने यहाँ पर उठा लिया 4 और 8, तो क्या चल जाएगा? फिर से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। तो 4 6 8 क्या एक इंक्रीजिंग एपी है? यस, 4 6 8 एक इंक्रीजिंग एपी डेफिनेटली है, राइट। तो क्या हमने यहाँ पर भी क्या करना चाहिए? 5C2 लिख लेना चाहिए। ईदर आई विल डू 5C2 फ्रॉम द अबाउ सेट या फिर आई शुड डू 5C2 फ्रॉम द लोअर सेट। मतलब यहां पर मैंने बीच में प्लस तो लगाना ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर 0 भी एग्जिस्ट करता है जिसको आप कभी भी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक इंक्रीजिंग एपी बनानी है। और क्योंकि आपको इंक्रीजिंग एपी बनानी है, इसीलिए हमेशा आपका सिलेक्शन में अगर डिजिट में 0 आ रहा है, सो 0 विल ऑलवेज बी द स्मॉलर डिजिट। और 0 अगर आपका स्मॉलर डिजिट है तो आपको कहां डालना पड़ेगा? उसको इस लोकेशन पे डालना पड़ेगा, एक इंक्रीजिंग एपी दिखाने के लिए। और जैसे आप ए के प्लेस में 0 डालते हो तो फिर वो 3 डिजिट नंबर ही नहीं बचेगा। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इस बार आपको 5C2 नहीं करना है, आपको 4C2 करना है इवन के केस में, राइट। ध्यान रहेगा। ऑड में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 5 में से कोई से भी 2 उठा के यहां पर जो मुझे बता दो, मैं ए और सी के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अलॉट कर दूंगा। अरेंजमेंट भी यहां पर नहीं करना है, आपको यहां पे बेसिकली केवल सिलेक्शन करना है। आपने जो भी यहां पे सिलेक्ट किया, लेट से आपने 1 और 7 सिलेक्ट किया, तो 1 मतलब ए की जगह ही जाएगा, 7 आपका सी की जगह ही जाएगा, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो 4 आ रहा है वो बी की जगह ही जाएगा। तो 1 4 7 आपकी एक इंक्रीजिंग एपी बन रही है। लेकिन इवन के केस में हम यहां पे 0 को एक्सक्लूड करके जब यहां पे काम करेंगे तभी यहां पे पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। दैट्स व्हाई दिस गिव्स अस आवर फाइनल आंसर, व्हिच इज बेसिकली 5 into 4/2 and plus 4 into 3/2। Is that right? So this becomes equal to 10, this becomes equal to 6, मतलब 16 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका बनता है। क्लियर? 16 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, एक तो लॉजिकली काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा यहां पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 को आप गलती से यहां पे इंक्लूड ना कर लो अपने डिस्कशन में, बिकॉज इट इज अ 3 डिजिट नंबर दैट वी वांट टू डिस्कस। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है ऐसा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू व्हिच 4 सर्कल्स एंड 4 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू व्हिच 4 सर्कल्स एंड 4 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट। यहां पर थोड़ा ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना, ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन यहां पे सवाल कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सोच के देखते हैं क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो मेरे पास में 4 तो सर्कल हैं और 4 तो स्ट्रेट लाइन है, एंड जितने मैक्सिमम पॉसिबल मैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्रिएट कर सकता हूं उतना मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स में यहां पर यह भी बेसिकली क्लैरिफाई करना जरूरी है कि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। अदरवाइज 2 सर्कल अगर आप ओवरलैप कर देते हो, 2 लाइंस को ओवरलैप कर देते हो, तो फिर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके यहां पर क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, ठीक है ना। वैसा वाला सिनेरियो नहीं है, ठीक है ना, सब अलग अलग यहां पर आपके फिगर्स हैं। अब आप सोचो कि मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स अगर आपको चाहिए तो कितने बन सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर थॉट ऐसा है कि हम सोचेंगे तो अलग अलग ही, सारी चीजें एक साथ हो रही होंगी। मेरे पास में क्या है, मेरे पास में 4 सर्कल है, तो 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, ठीक है ना। फिर मेरे पास में लाइन्स है, कितनी लाइन्स है, 4 लाइन्स है, तो एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है ना, एक लाइन ऐसी जा रही है। तो बहुत सारी चीजें साथ में हो रही है, लेकिन ऐसा सोचेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो हमें कैसा करना पड़ेगा, अलग अलग केसेस में यहां पे डिस्कशन करना पड़ेगा, और अपने जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उनको एक एक करके काउंट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा सोचने नहीं आएगा, हमें केसेस में सोचना पड़ेगा, इसलिए हम उतना ही बना रहे हैं जितने के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी मैं केवल लाइन और लाइन के बारे में सोच रहा हूं कि यार लाइन और लाइन जब यहां पे इंटरसेक्ट करती हैं तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होता है, ये एक थॉट है, राइट। वैसे ही अगर एक सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक्चुअली मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, सो मैक्सिमम 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ सकते हैं। आप ये बोल सकते हो कि सर लेकिन अलग अलग हो गए तो इंटरसेक्ट किए ही नहीं। हाँ, लेकिन वो मैक्सिमम का सिनेरियो थोड़ी ना होगा। हम मैक्सिमम का सिनेरियो अगर डिस्कस करें तो हमने अलाउ करना चाहिए उतने इंटरसेक्शन पॉइंट्स जितने मैक्सिमम उन दोनों फिगर्स में आ सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है ना। तो एक सर्कल और एक लाइन को अगर हम देखते हैं तो वहां पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ सकते हैं, तो हमने उस चीज को अलाउ करना चाहिए, ठीक है ना। एंड तीसरा केस हम यहां पे सोच सकते हैं कि यार हमने क्या किया है, हमने यहां पर बेसिकली 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग सोचे हैं, यहां पर भी आपको एक्चुअली 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द 3 केसेस। थोड़ा सा यहाँ पर जो फिगर और सुंदर बना सकते हैं तो बना लेते हैं, फिर हम यहाँ पे लॉजिक हमारा फर्दर आगे प्रोसीड करवाएंगे, ठीक है ना। सो हमारे यहाँ पर जो थॉट है इट इज दिस कि यार आपके पास में जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाला सिनेरियो एक तो हम इमेजिन कर रहे हैं,
फिर उसके बाद में हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास में एक सर्कल और एक लाइन है, ठीक है ना, दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द सिनेरियो। एंड देन द थर्ड सिनेरियो इज प्रीटी अगेन इंपॉर्टेंट, जहां पे हम दो सर्कल्स को इंटरसेक्ट होते हुए इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, क्या नहीं करेंगे, इस तरीके से अपना थॉट लेके सवाल सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे। सो नाउ हमारे पास क्योंकि 4 स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो 4 स्ट्रेट लाइन्स में से कोई सी भी 2 स्ट्रेट लाइन अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो उसकी मदद से मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है। लेकिन अगर मैं सर्कल और लाइन का सिलेक्शन करता हूं तो पहली बात तो सिलेक्शन कैसे होगा, एक तो आप यहां पे सर्कल उठाओगे कोई ना कोई, फिर आप यहां पे एक लाइन उठाओगे, लेकिन ये जो भी आपने एक सर्कल और एक लाइन उठाई है उसकी मदद से आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं। सिलेक्ट तो आपने सेम ही फिगर्स को किया है, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आ गए हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट आपके इसमें 2 आ गए हैं। सो एवरी पेयर का सिलेक्शन इज गिविंग अस 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन में 2। यहां पे जो हमने पेयर सिलेक्ट किया था वहां से हमारे पास में केवल एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा था। और सर्कल के केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में 4 सर्कल्स हैं, इनमें से 2 सर्कल्स को मैं पिक करना चाहता हूं तो 4c2, लेकिन एवरी सिलेक्शन ऑफ पेयर ऑफ सर्कल्स इज गिविंग अस 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो यही आपका आंसर है। ऑब्वियसली ऐसे दूर दूर नहीं है ये, ऐसे नहीं कि 2 लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर गई फिर एक लाइन यहां पे आके इंटरसेक्ट कर गई, अब एक ही लाइन बची है सर, वो एक लाइन कहां जाएगी, वो एक लाइन यहां आ गई तो यहां पे कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, नहीं। हो तो वैसा ही रहा है कचरा जो हमने पहले प्लॉट किया था कि एक के ऊपर बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, चारों सर्कल एक के ऊपर एक हैं, उनके ऊपर ही लाइन कहीं ना कहीं आ गई है, ठीक है ना, तो बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे हैं। बट हमने आइसोलेशंस में यहां पे जब पॉइंट्स को नोटिस करना स्टार्ट किया तो हम यहां पे क्या कर पा रहे हैं, इसका आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना, कि आपके यहां पे कैटेगरी ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके इसमें 3 कैटेगरी ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं। या तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट इसलिए बना है क्योंकि वहां पे 2 लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया है, या फिर वो इंटरसेक्शन पॉइंट इसलिए बना है क्योंकि लाइन और सर्कल ने इंटरसेक्ट किया है, या फिर वो इंटरसेक्शन पॉइंट इसलिए बना है क्योंकि 2 सर्कल्स वहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, और कोई कैटेगरी नहीं हो सकता है। तो जो इतना सारा आपका यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा था, हमने तो पहले उसको 3 सेक्शंस में ब्रेक किया कि यार हर एक कैटेगरी को हम एनालाइज करेंगे। फिर हम ये देखना स्टार्ट किया कि कितना कितना आपको यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। सो यहां पे 1 मिलता है, यहां पे 2 मिलता है, यहां पे आपको 2 मिलता है, राइट। एंड देन ऐसे आप कॉम्बिनेशंस कितने कितने बना सकते हो, फिर हमने वो देखा कि यार यहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, लेकिन ऐसे कौन कौन सी लाइन से L1 L2 L3 L4 4 है ना, तो 4 में से कोई 2 सिलेक्ट करोगे तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, राइट, तो इसलिए 4 में से 2। फिर हमने यहां पर बेसिकली सर्कल और लाइन को सिलेक्ट किया कि एक लाइन एक सर्कल, यहां पे हमने दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट किया। एंड देन या तो यहां से आपका इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, या फिर यहां से बन रहा है, या फिर यहां से बन रहा है, इसलिए इन सबको हमने ऐड करना चाहिए और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑलराइट, सो क्या आंसर आएगा इस केस में, ये हो जाएगा 4c2 मतलब 4 × 3/2 मतलब 6। फिर यहां पे आ जाएगा 4c1 मतलब आ जाएगा 16, साथ में 2 का मल्टीप्लीकेशन, एंड लास्ट में अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3/2 मतलब ये आ जाएगा 12, ठीक है ना। सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, एंड देन ये आ जाएगा आपका 32, एंड देन आ जाएगा 12, राइट। तो हो गया कितना आपका 44 एंड देन 50 आपका यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए। 50 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मैक्सिमम आप यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। ऑलराइट, अगेन आई एम सेइंग नॉन ओवरलैपिंग फिगर्स हैं ऐसा मानने पर। ओवरलैपिंग फिगर्स अगर कर दोगे तो आपका एकदम से इन्फाइनाइट आंसर आ जाएगा, कॉमन पॉइंट्स क्योंकि आपके फिर मैक्सिमम इन्फाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है ना। सो नॉन ओवरलैपिंग क्वेश्चन कुड बी फ्रेम्ड इन अ वे जहां पे ये चीज भी एग्जैक्टली मेंशन्ड हो, बट हमने ये चीज आपको पहले है ना ओरली बता दी थी बिफोर वी स्टार्टेड द सॉल्यूशन। ऑलराइट, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी काफी फेमस है ना, जहां पर आपको ट्रायंगल के ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं एंड देन आगे कुछ तो आपका सवाल बनाया जाता है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं यहां पर, देयर आर 5 पॉइंट्स P1 P2 P3 अप टू P5 ऑन साइड AB, है ना, ट्रायंगल है उसके ऊपर यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं। एंड देन आगे क्या है आपके उसमें और भी कुछ पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है आपके यहाँ पे BC के ऊपर और 7 पॉइंट्स है आपके यहाँ पे CA के ऊपर। इस तरीके से यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स का पूरा लेआउट बना हुआ है, ठीक है ना। 5 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, फिर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके इसमें 6 पॉइंट्स हैं, एंड यहाँ अगर आप देखते हैं तो आपके इसमें 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट वगैरह पहले से बना के रखे हुए हैं फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर यहाँ पर बोल क्या रहा है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द पॉइंट्स P1 P2 P3 अप टू P18 एज वर्टिसेस। सो P1 से लेके P5 ये ब्लू वाले डॉट्स हैं आपके, फिर P6 से लेके P11 ये ब्लू वाले डॉट्स हैं, एंड देन P12 से लेके P18 आपके ब्लू वाले डॉट्स हैं,
ठीक है ना। तो केवल ब्लू वाले डॉट्स के बारे में ही डिस्कशन चल रहा है। अब एबीसी जो वर्टिसेस है उनको आप डिस्कशन में नहीं लेकर आ रहे हो, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं विद दिस बेसिक सा मॉडिफिकेशन कि आप एबीसी को भी ट्रायंगल बनाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो भी आपके यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट करके देगा, लेकिन अभी के लिए हमने उसको आइसोलेट कर दिया है सवाल में, उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर थॉट कैसे आपका यहाँ पे आ सकता है, जनरेट हो सकता है कि यार ट्रायंगल बनाना है तो मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए। अगर मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए तो 3 पॉइंट्स मुझे कहाँ से मिल रहे हैं? हो सकता है कि वो 3 पॉइंट्स मुझे तीनों अलग अलग साइड से मिल रहे हों, या हो सकता है कि मुझे 2 पॉइंट्स तो सेम साइड से मिल रहे हैं और 1 पॉइंट अपोजिट साइड से मिल रहे हैं, राइट। तो वहां भी एक ट्रायंगल मेरा बनाया जा सकता है, ठीक है। कैसे बनेगा वाला ट्रायंगल? ऐसा वाला बन जाएगा कि इसको ले लिया एंड देन इसको ले लिया, ये भी एक ट्रायंगल है, राइट। या फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि तीनों अलग अलग से आ गए, मतलब एक यहां से एक यहां से एक यहां से, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे ना, क्योंकि आप एक तीनों अलग अलग से ले रहे हैं, वो तो एक सिंगल बेसिकली स्टेटमेंट में आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि यार इन 5 में से एक ले लिया, इन 6 में से एक ले लिया, इन 7 में से एक ले लिया, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका बेसिकली पॉसिबिलिटी निकल कर आ गया और क्रिएटिंग ए ट्रायंगल जिसमें तीनों वर्टिसेस अलग अलग साइड पे लाई कर रहे हैं। लेकिन 2 वर्टिसेस सेम साइड पे और तीसरा वर्टेक्स बेसिकली कहीं और, मैं आपको काफी सारे केसेस बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है ना, कि मैंने 2 वर्टिसेस 6 में से ले लिए 62, एंड देन बाकी जो आपके इसमें यहाँ पे बचे हुए हैं 12, उनमें से आपने कोई एक उठा लिया, राइट। इस तरह से आपके यहाँ पे जो है फिर काफी सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। बट या तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप एक दूसरा थॉट यहाँ पे लेके चल सकते हो कि यार कितने हैं टोटल, पहले वो देख लेते हैं, राइट। तो मेरे पास में 18 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो 18 में से कोई भी 3 अगर मैं सिलेक्ट कर लूंगा, है ना, वी आर ट्राइंग टू गेट इन दैट पर्टिकुलर अप्रोच, तो ट्रायंगल नहीं बन जाएगा क्या? ट्रायंगल के लिए तो 3 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, मेरे पास में 18 पॉइंट्स हैं, 18 में से कोई से भी 3 पॉइंट्स अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा क्या? हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि आपने तीनों पॉइंट्स अगर ये वाले सिलेक्ट कर लिए तो क्या ऐसे ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। या तीनों पॉइंट्स यहां से सिलेक्ट कर लिए तो क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। या तीनों यहां से सिलेक्ट कर लिए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। मतलब आपने अगर 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन गलती से सेम साइड के ऊपर से कर लिया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा उस केस में। लेकिन वो सभी सिनेरियोज भी इस 18C3 में इंक्लूडेड हैं, और क्योंकि वो इंक्लूडेड है इसलिए हमने इन सभी सिनेरियोज को हटा लेना चाहिए। तो ये थॉट एक्चुअली ज्यादा आसान है, इसलिए हम यहां पे फिर से टोटल माइनस गलत के आइडिया को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। सो टोटल माइनस गलत वाला थॉट अगर मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, टोटल माइनस गलत, गलत इन द सेंस कि यार जहां पे ट्रायंगल आपका नहीं बनेगा, राइट। रॉन्ग लिख लो अगर आपको हिंदी पसंद नहीं है इतनी, तो ठीक है ना। टोटल माइनस गलत की जगह टोटल माइनस रॉन्ग लिख लो, ठीक है ना, कि रॉन्ग सिलेक्शन हमने क्या क्या कर लिए हैं, राइट। हमें तो टोटल माइनस गलत ही पसंद आता है, ठीक है ना। सो टोटल माइनस गलत में हम यहाँ पे गलत वाले सिनेरियो को डिस्कस करें अगर, तो वो होता है कि यार 5 में से 3 का सिलेक्शन कर लिया, या फिर इन 6 में से आपने 3 का सिलेक्शन कर लिया, या फिर उन 7 में से आपने 3 का सिलेक्शन कर लिया। ये सभी आपके गलत वाले सिनेरियोज हैं। इतना अगर आप हटा देते हो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। रादर देन टेकिंग मल्टीपल सिनेरियोज, आप एक सिंगल स्टेटमेंट में इसका आंसर इस तरीके से बता सकते हो। सो 18 × 17 × 16 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 × 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 5C3। 5C3 किसके बराबर है? 5C2 के बराबर है, तो 5 × 4 अपॉन 2। 6C3 आपका 6 × 5 × 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 × 2 के बराबर है। एंड 7C3 आपका कितना हो जाएगा? 7 × 6 × 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 × 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपका पूरा कैलकुलेशन आ रहा है। कैंसिलेशन में क्या क्या जा रहा है उसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका 3 से जाएगा 6 से जाएगा, इनफैक्ट तो यहाँ पे 3 बचेगा। फिर यहाँ पे आपका बेसिकली 10 आने वाला है 2 से कैंसिलेशन के बाद में, ये आपका 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका 6 से कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स इट, ये आपका ओवरऑल वैल्यू है। इसको आप एक बार चेक करो कितना आता है। ये आ जाएगा आपका बेसिकली 51 × 16। ऑलराइट, एंड देन उसके साथ में आ रहा है आपके इसमें यहाँ पे माइनस के साथ में 10 है, एंड देन 20 है, एंड देन 35 है, राइट। तो 65 बेसिकली आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इस डेटा में से। तो 51 × 16 आप करके देख लो कितना आता है। 51 × 16, लेट्स डू इट। ऑलराइट, सो 51 × 16 आपको मिलता है बेसिकली 816 के बराबर, ठीक है ना। 816 ये आ गया 816 के बराबर। उसमें से मुझे क्या हटाना है? 65 बेसिकली हटाना है। ओके, सो आंसर आना चाहिए आपका 751 के बराबर। ऑलराइट, सो मतलब थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनने वाला है। इज दैट फाइन?
सो आई थिंक अब हमने यहाँ पे क्योंकि इतना सारा यहाँ पे समय स्पेंड किया है ऑन दिस वन सिंगल आइडिया ऑफ सिलेक्शन कि मुझे लगता है कि अब आप यहाँ पे जो भी सवाल एनकाउंटर करोगे इस आइडिया पे बेस्ड आपको चमक जाएगा कि यार कैसे आपका अप्रोच बिल्ड होना चाहिए, कैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए। लेकिन तो प्रॉब्लम इज कि इतना ही केवल क्वेश्चन में आए ये जरूरी नहीं है, राइट। हालांकि जो हमने यहाँ पे आज क्वेश्चन किए हैं आपके ऐसे ही क्वेश्चंस जेईई मेन जेईई एडवांस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप अभी जाके पीवाईक्यूज चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यस आपको यहाँ पे कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आज जो हमने कवर किया है ना उसी पे बेस्ड है, राइट। कॉम्बिनेशन वाला आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आज जो हमने डिस्कस किया उसी पे बेस्ड है। लेकिन और भी बहुत सारा आइडिया है जो आपको कवर करना पड़ेगा, बहुत सारे आइडियाज ऐसे हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे। जैसे कि यार देखो क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया था लेकिन इसके अंदर कुछ अलग है क्या, वो भी देखो, राइट। सो आप यहाँ पे बेसिकली नोटिस करोगे कि यार इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे ऐसा थ्योरी है जो आपको विद क्वेश्चन ही पढ़ के समझना पड़ता है। एंड उसी क्वेश्चन को अगर आपको ध्यान रखने को मतलब अगर हो जाए कि आपको ध्यान रह जाए कि हाँ ये जो पर्टिकुलर आइडिया है कॉम्बिनेशन वाला, इसके अंदर मेजॉरिटी जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो कमिटी बनाने वाले, टीम बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे कि अच्छा मेरे पास में फिर से कमिटी वाला क्वेश्चन आ रहा है, टीम वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरा अप्रोच उस डायरेक्शन में बेसिकली बनना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पीएनसी के अंदर फॉर्मुले के नाम पे आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं, कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पर डिस्कशन में आती हैं, ठीक है ना। एंड एवरी क्वेश्चन कैन फील अ बिट डिफरेंट क्योंकि थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी है ना। तो जैसे ही थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दोगे वैसे आपके यहाँ पर जो है आंसर निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्रैक्टिस डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। एंड उसके बाद भी एग्जाम में आपको थोड़ा केयरफुली ही इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी केस अगर आपका ऊपर नीचे होता है तो आपको यहाँ पर गड़बड़ आंसर मिल सकता है, ठीक है ना। सो इसके ऊपर अच्छी मेहनत करो, मज़ा भी आता है इसके ऊपर मेहनत करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो की प्रैक्टिसिंग अभी हमने यहाँ पर देखो क्या क्या कवर कर लिया है। हमने एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल जो स्पेस फिलिंग वाला आइडिया है वो कवर कर लिया है, ठीक है ना। दिस इज अवर थर्ड वीडियो। फर्स्ट वीडियो हमने यहाँ पर स्पेस फिलिंग डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ अरेंजमेंट डिस्कस किए हैं विच वॉज पार्ट 1। अब हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अरेंजमेंट का पार्ट 2 क्या है और कितने अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे सिलेक्शन का पार्ट 2 क्या है, उसके अंदर सिलेक्शन कितने अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आज हमने क्या नहीं किया है सिलेक्शन में कि एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन नहीं किया है। जब हम एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन समझते हैं तो वहाँ पे डिवाइजर वाले क्वेश्चंस और काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे पैटर्न्स और भी निकल कर आते हैं, ठीक है ना। सो लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग जर्नी टू फिनिश। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। आपके साथ में यहाँ पे जो भी हम कंटेंट शेयर कर रहे हैं इट इज़ ऑफ टॉप क्वालिटी। अगर आप इसको ईमानदारी से पूरा देख लोगे तो आपके हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आपको डाउट नहीं आएंगे यहाँ पे सवालों के अंदर। एंड उसके लिए बस थोड़ा सा डेडिकेशन आपकी साइड से ये चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द पीवाईक्यूज।